एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th हिस्ट्री है ये, और हिस्ट्री से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सपोर्ट मटेरियल में भी है, एनसीईआरटी के कई सारे सैंपल पेपर में भी है, और इसके अलावा जो बड़े बड़े दिग्गज सब हैं जिन्होंने जिसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नाम दिया है, आज मैं आप सभी को उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। देखिए, मुख्य रूप से हमारा बात ऐसा है कि आज जो हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, खासकर इतिहास की, तो एग्जाम आने वाला है, ज्यादा समय है नहीं, और जस्ट इसके बाद हमारे पास क्या है, सोशियोलॉजी भी है। तो बहुत कम समय में हमें अलग अलग बुक्स को कंप्लीट करने हैं। दोनों को, मतलब ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है तो पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो गया तो अब हिस्ट्री की जरूरत नहीं। हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको बड़े ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना है। तो आज मुख्य रूप से मैं क्लास 11th के हिस्ट्री इतिहास की बात करूंगा। हालांकि मैंने इसके 3 पार्ट के वीडियोज जो हैं, बहुत ही अच्छा वीडियोज है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन होगा आपके एग्जाम के लिए। मैंने उसे कंप्लीट करवा रखा है। ये जो हमारा सीरीज होगा ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होगा, जो भी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्लास 11th हिस्ट्री ये एक चैप्टर का नहीं होगा, पहले भी बता देता हूं मैं कि एक चैप्टर से मैं कोई महत्वपूर्ण प्रश्नों को नहीं दे रहा हूं। मैं पूरे 7 चैप्टर जो हैं आपके क्लास 11th के एनसीईआरटी के बुक में हिस्ट्री के, उन सभी का निचोड़ जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है उसको बताने वाला हूं। बहुत ज्यादा हवाबाजी करने की तो जरूरत है ही नहीं। मैं पहले ही बता रखा हूं कि कुछ बहुत ज्यादा ड्रामा करके शुरुआत करना या दिस डैट करना, ये सब चलो अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन अब मैंने एक चीज सीखा है कि मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बता दूं कि अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक वीडियो को जरूर करें, और परेशानी आती है ना तो आप हमें कमेंट करके बताओ। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप अगर नहीं समझ पाते हो, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट में बताया कि सर यहाँ पे हम ठीक तरीके से डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, तो आप इंस्टाग्राम को यूज करो। मुझे इंस्टाग्राम यूज करने नहीं आता, फिर भी मैंने अकाउंट बनाया है, उस पर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर सकता हूं। इतना मैंने सीखा है, इससे ज्यादा मुझे कुछ आता भी नहीं है, हम मेरे से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपकी परेशानी होती है, आपको प्रॉब्लम होता है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 11th हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज। शुरुआत में हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टोटल तो आपके 7 चैप्टर हैं, लेकिन शुरुआत हम पहले चैप्टर से ही करते हैं। तो पहले चैप्टर में सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है, पहला प्रश्न को ध्यान से देखना है कि मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे, स्पष्ट कीजिए। टोटल 6 से 8 नंबर के ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंदिर जो टेम्पल्स थे, जो आस्था का एक केंद्र हुआ करता था, जहां पे साधना होती थी, पुजारी सब अपने इष्ट देवी देवता की पूजा पाठ किया करते थे, वो मेसोपोटामिया की संस्कृति के बहुत ही क्लोज थे। उनके संस्कृति में एक अहम स्थान रखते थे, बहुत ही उनका क्लोज रिलेशन था। तो स्पष्ट करना है कि आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो ये प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाएगा आपके चैप्टर में, तो ये 8 नंबर का प्रश्न होगा। इसे तो बड़े आपको ध्यान से समझना है। ये टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, और आपको डिफाइन बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके प्रश्न के और उत्तर के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए उसके अंदर, ताकि एग्जाम जो आपका कॉपी चेक करता हो एग्जाम में, वो आपको नंबर देने में ना कंजूसी ना करे। तो देखिए, मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे, इसको हमें स्पष्ट करना है। तो पहला पॉइंट कहता है 5000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा के समय काल से पहले दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास हुआ। तो ये बातें हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो के सीरीज में ही बताया है कि 5000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया, खासकर अगर हम दक्षिणी मेसोपोटामिया की बात करें तो यहां पे हमारा मुद्दा सटीक बैठेगा। इसमें क्या हुआ, बस्तियों का विकास हुआ। लोग पहले जो इधर उधर अकेला जीवन बिताते थे, उसको छोड़ के लोग झुंड में आकर, एक साथ आकर एक जगह पर रहना शुरू किए। कब? 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास हुआ। ध्यान से समझिएगा, 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास हुआ। कुछ प्राचीन शहर मंदिर के चारों ओर विकसित हुए। मतलब कुछ प्राचीन शहर, उस समय जो उरुक, मारी और भी बहुत सारे प्रमुख शहर हुआ करते थे, इन शहरों का विकास, इन सिटी का ग्रो
मंदिरों के आसपास हुआ, मंदिरों के चारों तरफ हुआ। तो आप समझ सकते हो कि वहां के लोग मंदिरों को अपने दिल में कितना अधिक स्थान देते थे। सबसे पहला ज्ञात मंदिर जो अभी तक पुरातत्वविदों के हिसाब से जो खुदाई के माध्यम से जो सबसे पहला ज्ञात मंदिर पता चला है, वो एक छोटे से देवालय जैसा था, मतलब एक छोटा सा घर जैसा था, एक देवालय जैसा था, जो कि कच्ची ईंटों का बना हुआ था। जो सबसे पहला ज्ञात मंदिर है वो बहुत छोटा था, उसके अंदर मूर्तियां मिली, जिससे ये पता चलता है कि वहां के लोग इसमें पूजा करते थे। और उसी के चारों ओर कई प्रकार की प्राचीन शहरों का भी देखा गया। इसके अलावा वो जो मंदिर प्राप्त हुआ या मंदिर ज्ञात हुआ, जानकारी में आया, वो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। आज के समय में हम क्या करते हैं, अपने घरों को बनाने के लिए कच्ची ईंटों का तो उपयोग करते नहीं है, हमारी घर पकी हुई ईंटों से बनती है। लेकिन उस समय शायद इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना ज्यादा जानकारी नहीं था, इसलिए इन्होंने जो पहला ज्ञात, आज समय भी तो देख लो, 5000 ईसा पूर्व जो मंदिर हमें पता चला वो कच्ची मिट्टी का बना हुआ था या कच्ची ईंट का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास स्थान था। मंदिर के अंदर होता क्या है, तो मंदिर मुख्य रूप से उस समय भी अलग अलग देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता था, उनके रहने का जगह माना जाता था, उनका घर माना जाता था, देवालय माना जाता था। जैसे उर जो चंद्र देवता और इन्नाना जो प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। हमारे पास अभी भोलेनाथ हैं, हमारे पास कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, राधा जी है, कान्हा जी हैं, बहुत तरह के देवी देवताओं का आज भी हम पूजा करते हैं। ऐसे ही उस समय भी इनके जो देवी देवता हुआ करते थे, उसमें से कुछ देवी देवताओं का उदाहरण यहाँ पे बताया गया है। उर, उर जो है वो चंद्र देवता के, मतलब चांद, मून, आप सभी को पता है कि मून को उस समय उनके हिसाब से उर कहा जाता था। इसके अलावा एक इन्नाना भी थी, देवी थी, ये महिला गॉड कह सकते हैं, जो प्रेम के लिए जानी जाती थी, लव के लिए जानी जाती थी। इसके अलावा वो युद्ध की भी देवी थी। प्रेम और युद्ध की देवी को वो लोग इन्नाना कहते थे और चंद्र देवता को उर के नाम से वो मतलब लोगों को प्रदर्शित करते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर घरों जैसे ही होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता के घर हुआ करते थे। जो पुराने मंदिर थे, जो पुराने मंदिर बनाए जाते थे, वो भी किसी न किसी घर की तरह होते थे। मिट्टी से बना हुआ, कच्ची ईंटों से बना हुआ, उसके अंदर कुछ रैक है, कुछ ऐसी जगहें हैं। तो ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस समय के लोग मानते थे कि ये भी तो देवी देवताओं का घर है, इनके रहने के लिए भी तो वो सारी चीजें चाहिए जो हम आम इंसानों को अपने घरों में चाहिए होता है। क्योंकि उनका तो मानना था ये जितने भी देवी देवता हैं ये भी इनका घर है, तभी तो ये देवालय था। इसके अलावा वहां पे मैं बता दूं कि देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही और मछली लाते थे। देवता का पूजा मतलब भगवानों का पूजा जो है वो मुख्य रूप से उनके समाज में, मेसोपोटामिया के समाज में 5000 ईसा पूर्व भी होता था। और लोग उनको बहुत ही अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करते थे। उनके लिए भेंट, उपहार, त्योहारों पर अच्छी अच्छी चीजें, पकवाने वगैरह लाया करते थे, जिसमें से वो क्या क्या लाते थे? अन्न लाते थे, क्योंकि लोग तो खेती करना भी शुरू कर चुके। उनके द्वारा अन्न लाया जाता था, उनके द्वारा दही लाया जाता था, उनके द्वारा देवी देवताओं के लिए मछली लाते थे। तो ये उनकी परंपरा थी। वो अपने देवी देवताओं को इन सभी चीजों को भेंट स्वरूप प्रदान करते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। आराध्य देव से आप क्या समझते हैं? आराध्य देव का मतलब होता है कि हमारे फेवरेट गॉड। आज भी बहुत तरह के देवी देवताएं हैं, लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग देवी देवताओं के साथ श्रद्धा ज्यादा होता है। जैसे मैं अपनी ही बात कर लूं, अब मुझे सबसे ज्यादा पसंद मेरे भोलेनाथ है, शिव जी को मैं बहुत पसंद करता हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कृष्ण भगवान को पसंद करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राधा माता को पसंद करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाटू बाबा को पसंद करते हैं। तो इनके अपने आराध्य देव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से मतलब जिनके भी जो आराध्य देव थे, जो फेवरेट गॉड थे, वो उनके खेतों, मत्स्य का मतलब होता है मछली के क्षेत्र, स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। या तो वो पशु पालन करते हो, या वो खेती करते हो, या वो शिकार करते हो, या वो मछली पालते हो, या किसी भी प्रकार की जीविका में वो संलग्न रहते हो। उनके आराध्य देव उन सभी चीजों के स्वामी होते थे, सुप्रीमो हुआ करते थे। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया भी मंदिरों में की जाती थी।
आज मान लो हम खेती करते हैं, हम खेती के द्वारा गेहूं, चावल, धान, मक्का, बाजरा, जौ कुछ भी उगा लें, तो इसको हम कहां लेके जाएंगे? बाजार में, क्योंकि बाजार मुख्य केंद्र होता है चीजों के विपणन करने का, खरीद और बिक्री करने का। ऐसे ही उस समय आज से 5000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिरों का इतना ज्यादा आस्था था कि लोग अपने द्वारा उत्पादित किए गए प्रोडक्ट का भी, चाहे वो अनाज हो या किसी प्रकार का कोई पत्थर हो, मणि हो, रत्न हो या कुछ भी हो, उसका बंटवारा या अदलैन बदलैन या खरीद बिक्री भी मंदिरों के ही अंदर में करते थे। मतलब मंदिर उस समय उन लोगों के लिए प्रमुख स्थान माना जाता था। मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप को भी बढ़ा लिया। जब धीरे धीरे लोगों का आस्था और ज्यादा मंदिर में आने लगा, लोग और ज्यादा मंदिरों को अपने आराध्य के रूप में देखने लगे, पूजा पाठ करने लगे, उनकी आस्था हो गई, तो मंदिर के क्रियाकलाप बढ़ गए, उनके कामों में विस्तार देखा गया, उनके काम पहले से ज्यादा होने लगे। उस काल में मंदिर ना केवल धार्मिक केंद्र थे, मतलब सिर्फ धर्म के लिए मंदिर नहीं था, सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए नहीं था, आस्था और भगवान के आराध्य को मानने के लिए वो जगह नहीं था, बल्कि आर्थिक क्रियाओं से भी जुड़े थे। अब खरीद बिक्री का क्या मतलब है, व्यापार का क्या मतलब है, विपणन का क्या मतलब है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, ये सब मंदिर में ही होना। इसका मतलब है कि वो लोग मंदिर को अपने अपने जीवन के लिए, अपने समाज के लिए, मेसोपोटामिया के सभ्यता के लिए, आसपास के शहरों के लिए एक आर्थिक केंद्र भी बना लिया, जहां से चीजों को खरीदा और बेचा जाता था। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, अगले स्लाइड में हम दूसरे नंबर प्रश्न पे आ गए हैं, अर्थात हमारा पहला प्रश्न समाप्त हो गया। मैं आपको एक बार पहले प्रश्न की तरफ लेके चलता हूं। देखिए, पहले प्रश्न में मैंने आपको जो समझाया है वो था कि मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे। क्या इंपोर्टेंस है मंदिरों का मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए, स्पष्ट कीजिए। तो ये सारी पॉइंट्स आपको लिखने हैं, साथ ही साथ जितनी भी मैंने डिटेलिंग की है यहाँ पे, उन डिटेल्स को आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। ये सारे पॉइंट्स महत्वपूर्ण होंगे एक मंदिर को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए कि मेसोपोटामिया के सभ्यता में ये कितना महत्वपूर्ण था। अब अगर हम आगे की स्लाइड में चलते हैं तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि एक 8 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, संभवतः दूसरा प्रश्न है महत्वपूर्ण, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न ही बताया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए, मतलब टारगेट जो भी आपका होगा, जितने भी टारगेट आपने रखे हों 80, 90, 95, 99, वो पूरा करने में मैं आपकी मदद कर रहा हूं। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, संभवतः दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वान पूर्ण परंपरा है। उक्त कथन को तर्क संगत व्याख्या दीजिए। अगर यह प्रश्न आपसे पूछ ले कि संभवतः दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन, मतलब दुनिया को मेसोपोटामिया ने सबसे बड़ा क्या दिया है, तो दुनिया को मेसोपोटामिया ने सबसे बड़ी काल गणना दिया, सालों का बंटवारा दिया, महीनों का बंटवारा दिया, समय में सेकेंड, मिनट, घंटे का बंटवारा दिया। तो ये काल गणना है, टाइम का गणना करना काल गणना कहलाता है। तो ये जो देन है ये मेसोपोटामिया का ही देन है, जो पूरी दुनिया जिसको फॉलो करती है। आज वर्तमान प्रेजेंट समय में भी हम इन्हीं के द्वारा दिए गए काल गणना का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इन्होंने गणित में भी कई सारी चीजों का निर्माण किया। इन्होंने खगोल विज्ञान में तारों के, नक्षत्र की जानकारियां दी। तो इस चीज को हमें अब डिफाइन करके एग्जाम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज दिया मेसोपोटामिया की सभ्यता ने, उरुकमारी शहरों ने, मंदिर की आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था ने क्या दिया है सबसे महत्वपूर्ण, तो सबसे महत्वपूर्ण उनकी काल गणना है, गणित की चीजें हैं, खगोल विज्ञान, चांद सितारों की जानकारी है, जो आज भी पूरी दुनिया में आपको काल गणना महीने के 12 एक साल में 12 महीने इन्होंने ही दिया था। आज भी आप कोई 13 महीना तो नहीं देखते हो ना, 12 महीना ही है। एक हफ्ते में 7 दिन ये उन्हीं का दिया हुआ है, 1 घंटे में 60 मिनट उन्हीं का दिया हुआ है, एक दिन में 24 घंटे उन्हीं का दिया हुआ है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड भी उन्हीं का दिया हुआ है। तो ये सबसे बड़ी काल गणना मेसोपोटामिया की सभ्यता के द्वारा पूरे विश्व को दिया गया। 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली है, 1800 ईस्वी के आसपास
इस 1800 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व की। पट्टिका मतलब क्या होता है? मिट्टी का एक लंबा सा प्लेट बनाकर गीले मिट्टी के ऊपर कुछ अंकित करना, कुछ लिखना। उस समय तो कॉपी किताब था नहीं, उस समय कलम पेपर था क्या, नोट पैड था क्या, ये आईपैड वगैरह का डायरी था क्या? नहीं था ना। वो गीली मट्टियों पे पट्टिकाएं बना के लिखा करते थे। तो उस समय की कुछ पट्टिकाएं मिली है जिसमें गुना और भाग की तालिकाएं, गुना और भाग जैसी चीजें मिली है। उन पट्टिकाओं पर वर्ग, स्क्वायर निकालने की जानकारी दी गई है, स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालने के बारे में बताया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट से भी ऊपर निकल गए, साधारण ब्याज से ऊपर इन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज की भी जानकारी और ब्याज के तरीकों को उन पट्टिकाओं पर अंकित किया। इसका मतलब यही दर्शाता है कि मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोग वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, चांद सितारे, खगोल विज्ञान, मैथ, गणित, काल गणना, इन सभी चीजों में निपुण थे। इसी बात को आपको स्पष्ट करके बताना है। मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक वर्ष में 12 महीने में विभाजन, एक महीने में 4 हफ्तों में विभाजन, एक दिन में 24 घंटों में विभाजन और एक घंटे में 60 मिनट का विभाजन किया गया है। और ये आज हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। आज हमने बड़े बड़े सैटेलाइट लगा लिए, बड़े बड़े दूरबीन ले लिए, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियां ले आए, तब जाके हम कहेंगे कि अरे भाई ये सितारा, चांद, पृथ्वी यहां वहां। नहीं, उस समय कुछ नहीं था। लोग इतने कलाकार थे, होशियार थे, ज्ञानी थे कि इन सभी सुविधाओं के बिना उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार, घूमने के अनुसार साल को बांट दिया, महीनों को बांट दिया, हफ्तों को बांट दिया, घंटा, सेकेंड, 24 घंटा को बांट दिया। और ये हमारे दैनिक जीवन का आज भी हिस्सा है। मैंने आपको भी बताया था, ये 1 मिनट में 60 सेकेंड हम जो यूज कर रहे हैं ना, ये उन्हीं का दिया हुआ है। 1 घंटे में जो ये 60 मिनट है, ये भी उन्हीं का दिया हुआ है। एक दिन में 24 घंटे होगा, ये भी उन्हीं का दिया हुआ है। एक साल में कितने दिन होंगे, ये भी उन्हीं का दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें वहां से प्राप्त हुआ है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, सूर्य और चंद्र ग्रहण घटित होने पर वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनका हिसाब रखकर गणना की जाती थी। अब सोचो, हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण आने वाला है, चंद्र ग्रहण आने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास बहुत तरह की सुविधाएं हैं। इनके पास सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन सूर्य और चंद्र ग्रहण घटित होने पर जब घटना हो जाती थी तो उस पूरे वर्ष की काल गणना इनके द्वारा हो जाता था। मास और दिन के अनुसार उनका हिसाब रखकर गणना वहां पे वो लोग करते थे। रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर नजर रखते हुए गणना की जाती थी। आज हम आसमान में देखेंगे चांद, सितारे, तारे, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये लोग तारों, सितारों, चंद्रमा, सूर्य को देख के इन तरह की काल गणनाओं को कंप्लीट कर लेते थे और आगे की जानकारी प्रोवाइड करते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा 2 प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों को वर्णित कीजिए, या मेसोपोटामिया की सभ्यता की विश्व को क्या देन है स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा ऐसे, या तो इसको तोड़ के पूछा जाए या संपूर्ण प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाए, लेकिन प्रश्न आपका इसके रिलेटेड होगा तो आप कमर कस के बिल्कुल रेडी रहो, क्योंकि वहां पे आप मुझे मत ये कहना, कमेंट मत करना कि आपने तो सर ये क्वेश्चन नहीं बताया। मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाए, और आपके ही नहीं, 11th के बाद 12th का भी मैंने कंप्लीट करवाया। मैंने कोई भी क्लास के बच्चों का कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कोई भी सैंपल पेपर, 1 शॉट, नोट्स, ऑब्जेक्टिव, मैंने बुक तक पढ़ाया है, सारे मैंने कंप्लीट करवाए। सारे बच्चों के कमेंट का जवाब दिया है। अगर किसी बच्चों के कमेंट में कोई अगर दिक्कतें आ रही है तो मैं प्रॉपर उसके ऊपर वीडियो बनाया हूं, शॉर्ट वीडियो बनाया हूं, 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो बना के उनको उस चीजों को समझाने का कोशिश किया हूं। तो यहां पे अब हमारा तीसरा प्रश्न जो है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियां, क्या क्या उपलब्धि रही मेसोपोटामिया सभ्यता की, इसका वर्णन करना है, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता की विश्व को क्या देन है, यह स्पष्ट करना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में विश्व को क्या मिला। पूरे दुनिया में 195 कंट्रीज को छोड़िए, नहीं है, 193 कंट्रीज को ही ले लीजिए। इस 193 देशों को मेसोपोटामिया की सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता से हमें लेखन कला मिला, लिखने की कला मिली।
सुमेरियन याद होगा 2100 ईसा पूर्व सबसे पहले लिखने की कला यहीं पे विकसित हुआ। तो पहला तो आप लिखेंगे कि लेखन कला का विकास आज पूरे विश्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता का ही देन है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के कारण ही आज पूरा विश्व लेखन कला में अलग अलग कृतियों को बनाता है, छापता है, बोलता है। दूसरा पॉइंट में आप लिखेंगे गणित की गणनाओं का विकास। ये जो मैंने अभी काल गणना की ही बात की, ये मैंने जो आपको अभी वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात की, क्यूब और क्यूब रूट की बात की, इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का बात किया, ये सब उसमें एक्सपर्ट थे। कौन? मेसोपोटामिया के लोग एक्सपर्ट थे। काल गणना में इनका मतलब बहुत अव्वल किस्म के इनकी जानकारी थी। तो 2 पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। तीसरे में आप लिखेंगे शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था, शहरों का विकास किया। उरुक मारिक जैसे संपन्न व्यापारिक शहर बनाए, बंदरगाह बनाया, व्यापार किया। इसके अलावा इनकी सामाजिक व्यवस्था भी बड़ी सुदृढ़ थी। इनके शहरीकरण बहुत सुदृढ़ थे। घर बनाने का तरीका बहुत ही अपडेटेड था। निकासी, पानी के निकास करने का तरीका भी बहुत अपडेटेड था। विद्यालय जैसी संस्थाएं थी इनके पास, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल था जहां पे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। बच्चे जहां से ज्ञान अर्जित करते थे, अलग अलग प्रकार की जानकारियां प्रदान की जाती थी। काल गणना के बारे में बताया जाता था, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया जाता था, नक्षत्रों का ज्ञान दिया जाता था, खगोल के बारे में बताया जाता था। 5000 ईसा पूर्व बस्तियों का विकास कर लिया। लोग एक जगह आके रहने लगे। पहले जो भटकते थे, खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरे जगह तक आते जाते थे, तो वो 5000 ईसा पूर्व में ही इन्होंने बस्तियों का विकास कर लिया। और यही नहीं, विवाह करना, उत्तराधिकार के मामलों में कानूनी दस्तावेजों का होना कि उत्तराधिकार कौन बनेगा। अब एक झुंड का मुखिया है, उस मुखिया के बाद अब उस झुंड का मुखिया कौन बनेगा, कौन उस पूरे झुंड को लेके चलेगा, इन सब के बारे में सटीक नियम कानून थे इनके। सब कुछ एकदम साफ साफ था। आज से 5000 ईसा पूर्व की बात हो रही है। मोहरे थे इनके पास, एक शहरीकरण शिल्प कृति थी। चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, विपणन के लिए, व्यापार के लिए इनके पास मोहरे जैसी चीजें थी, जिसके बदले अगर कोई चीज खरीद लो तो पैसा तो देना पड़ेगा ना, करेंसी देना पड़ेगा ना। तो ये सारी सुविधाएं भी थी इनके पास। शहरीकरण का महत्व, व्यापारिक और वार्का शीर्ष। वार्का शीर्ष एक शीर्ष था शहर के ऊपर जो कटा हुआ सा मिला था। इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर में डिटेल्स में बताया है। और शहरीकरण का महत्व था क्योंकि शहरीकरण व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे वो। तो अब हमारा ये मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों की बात की जाए तो ये सारे पॉइंट के साथ साथ आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। यहां पे देखिए, अगर हम अब ये तो हमारा चैप्टर 2 यहाँ पे शुरू हो गया है। अब हम चैप्टर 1 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 1 में हमने कई सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट किया, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन में सबसे पहला प्रश्न तो हमारा है, मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे, स्पष्ट कीजिए। ये मैंने आपको समझा दिया, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसके कुछ पॉइंट्स थे, उसको भी मैंने बड़े डिटेल्स में समझा दिया। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, संभवतः दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना, इसको समझाया। गणित के बारे में बताया, ये था, तो इसको व्याख्या करना था, ये भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा था, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों को वर्णित कीजिए। क्या क्या खूबियां थी इस सोसाइटी में, या कहिए इस सभ्यता में, तो या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता की विश्व को क्या देन है, इसको स्पष्ट करना था। तो ये सारे पॉइंट्स मेसोपोटामिया का ही तो दिया हुआ है। 5000 ईसा पूर्व पहले इन्होंने बस्तियों का विकास कर लिया, काल गणना कर लिया, लेखन कला का विकास किया, विद्यालय जैसी संस्थाएं थी, शहरीकरण था, व्यापार था, मोहर था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया का ही तो दिया हुआ है, जिसका एंजॉय आज पूरा विश्व करता है। पूरा विश्व इसका आज एंजॉय कर रहा है ना। अब हम अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहां से हमारा चैप्टर 2 शुरू हो जाता है। यहां पे हमने प्रमुख क्वेश्चनों की बात कही थी आपको शुरुआत में। तो पहले चैप्टर के 3 प्रमुख क्वेश्चन आपके 5-6 क्वेश्चन के बराबर है, उसको आपको बड़े ही ध्यान से समझना है, बड़े ही अच्छे तरीके से समझना है। और फिर से मैं बताना चाहूंगा कि अगर परेशानी होती है, दिक्कतें होती है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, या फिर अब वो नया एक लोचा पाल ही लिया है इंस्टाग्राम वाला, तो उस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके मैसेज का रिप्लाई करूं। और अगर बड़ी परेशानी है तो उसके ऊपर एक वीडियो तो प्रॉपर बनता है भाई। अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 के सबसे पहले प्रश्न को देख लो। सबसे पहला प्रश्न कहता है,
रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। रोमन साम्राज्य के बारे में मैंने जस्ट कुछ ही दिन पहले 11th क्लास के लिए वीडियो बनाया, जिसमें मैंने 3 पार्ट में वीडियो बनाया है और पूरे बुक का नस तोड़ के रख दिया है, जो आपको देखना जरूरी है। आपको उसे जरूर देखना चाहिए। अगर वो देख लोगे ना तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न कहता है रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए, मतलब विस्तार से बताइए। इसके उत्तर में आप क्या लिखोगे? एकल परिवार का स्वरूप था रोमन साम्राज्य के अंदर। एकल परिवार, सिंगल फैमिली के रूल्स थे। परिवार में दास शामिल हुआ करता था। दास मतलब नौकर, स्लेव, जिसे या तो ये लोग खरीद के लाते थे बाहर के देशों में, साउथ अफ्रीका से, या फिर और किसी गरीब जगह से इसको खरीद के ले आते थे, या फिर इनके ही आसपास का गरीब मजदूर बंधुआ मजदूर हो जाता था, जिसे हम उस समय में दास कहते हैं। तो हर एक परिवार में क्या विशेषताएं थी कि वो तो एकल परिवार का स्वरूप था। इसके अलावा वो परिवार के अंदर आपको दास भी देखने को मिलता, स्लेव भी देखने को मिलता। महिलाओं को स्वामित्व एवं संचालन का अधिकार था। महिलाओं को भी रोमन साम्राज्य के अंदर राज्य चलाने का, पॉलिटिक्स में भाग लेने का एवं स्वामित्व का, प्रॉपर्टी रखने का, जमीन जायदाद रखने का अधिकार था। तो ये सब इनकी समाज की विशेषताओं के रूप में आता है। महिलाओं को कानूनी स्वतंत्रता थी। कानून में महिलाओं के लिए भी नियम थे, स्वतंत्रता थी, आजादी थी महिलाओं को लेके। रोम साम्राज्य के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। रोमन साम्राज्य के अंदर महिलाओं को लेके भी कानून में आजादी थी। तलाक देना आसान था। अगर महिलाओं को पुरुष पसंद नहीं आ रहा है तो वो छोड़ सकते थे, तलाक दे सकते थे। पुरुष को अगर महिलाएं पसंद नहीं आ रही है तो वो भी तलाक दे सकता था। ये शादीशुदा जीवन में तलाक जो है इतना कंफर्ट होता था पहले, अभी तो बड़ा टफ हो गया है। अभी तो आप तलाक देने की बात कहो तो आपको तो ससुराल वाले सूली पे चढ़ा देंगे। आजकल तो ये धंधा भी बन गया है। आजकल तो ये धंधा भी है ना कि महिलाओं को पति के साथ कंफर्ट नहीं आ रहा है, या फिर उन्हें किसी दूसरे लड़कों के साथ अफेयर है, क्या है, दिस दैट है, जो भी है, तो वो अपने पति के साथ ना कुछ इसी प्रकार का गेम प्लान करना शुरू कर देते हैं, तलाक। इसके अलावा दहेज कांड में फंसाने की कोशिश करेंगे। अब बेचारा लड़कों के परिवार वाले डर जाते हैं, क्योंकि सिंपैथी और सहानुभूति भी तो हमेशा लड़कियों के परिवार के साथ होता है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि लड़कियां गलत काम नहीं करती। बड़े ही धड़ल्ले से आज के समाज में लड़कियां नक चढ़ी होती जा रही है, संस्कृति की मतलब धुआंधार कर रही है, खत्म कर रही है, बर्बाद कर रही है। गांव, शहर, कस्बा कहीं नहीं बचा है जहां पे ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेगा। पहले हम लोग कहते थे कि पश्चिमी के देशों में, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में ये तलाक होता है, छोड़ा छोड़ी होता है, भागा भागी होता है। पत्नी छोड़ के पति को भाग गई, पति छोड़ के पत्नी को भाग गया। आज बच्चा है मेरा, एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है मैं उससे रूबरू करवा रहा हूं आपको। आज बच्चा सोया रात में, पापा उठे कल, देखा नहीं मम्मी आ गई। 2 दिन वो मम्मी रही, उसके 2 दिन के बाद फिर नहीं मम्मी आ गई। तो बच्चा सीखेगा क्या? आज बाप लड़कियां बदल रहा है, महिलाएं बदल रहा है, औरत बदल रहा है। कल वो बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की हो, लड़का होगा वो भी लड़कियां बदलेगा, लड़की होगी वो भी मर्द बदलेगी। तो बुरा क्या है? जैसा आपने किया है वैसा ही तो आप देख रहे हो। लेकिन रोम साम्राज्य की अगर बात करें तो तलाक देना आसान था, रिलेशन को खत्म किया जा सकता था। विवाह परिवार द्वारा एवं विवाह की आयु जैसी चीजें भी थी। विवाह जो था, शादी का जो काम होता था, जैसे कि हमारे यहाँ भी आज भी अरेंज मैरिज वगैरह होते हैं, और ज्यादातर परिवारों में, हालांकि अब के समय में आप क्या ही कहोगे, अरेंज मैरिज तो अब एक नाम ही रह गया। अब तो लोग लव मैरिज को भी कन्वर्ट करके अरेंज मैरिज बदल देते हैं। जो होशियार फैमिली है, जो बड़े ही दिमाग वाली फैमिली है, वो लव मैरिज को अरेंज में कन्वर्ट करते हैं। जो बेवकूफ है वो लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा, दिस दैट करते हैं, पता चलता है बेटा बेटी भाग गया, ले चला गया, 9-2-11 हो गया। तो अब मैं क्या ही बताऊं, इसमें तो समझदारी से ही काम लेना होगा। खासकर इसमें माता पिता की गलती के साथ साथ बच्चों की भी गलती है। अब आजकल के बच्चे अपने उमंग में 18, 19, 20, 21 साल के बच्चों को ये कहां समझ में आता है? वो तो प्यार के उस मुकाम पे होते हैं कि बस चांद के पार ही जाना चाहते हैं। तो यहां पे मैं वापस मुद्दे पे ही आता हूं, कहां मैं तलाक के वगैरह में पड़ गया। तो विवाह परिवार द्वारा एवं विवाह की आयु निश्चित होती थी कि इस आयु के बाद ही विवाह कर सकते हैं। ये नहीं कि जब उठे, हमारे भारत की तरह, राजस्थान की तरह बाल विवाह में लग गए, सती प्रथा में लग गए,
तो ये सारी चीजें नहीं थी, इनके लिए नियम कानून था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषता में हम बात करेंगे काम चलाऊ साक्षरता। लोग पढ़ते लिखते थे, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ होते थे, निरक्षर होते थे, साक्षर होते थे। काम चलाऊ मतलब बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी पीएचडी तो टॉप नहीं कर रखा था पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में, लेकिन वहां के लोगों को इतनी शिक्षा थी, इतना ज्ञान था। काम चलाओ मतलब वो ठीक हिसाब उसाब लगा लेते थे, पढ़ लिख लेते थे, हल्का फल्का नॉलेज जो उनको व्यापारी वर्ग के लोग थे वो अपना हिसाब वगैरह मेंटेन कर लेते थे। काम चलाओ साक्षरता भी था। सांस्कृतिक विविधता विद्यमान थी। अब सांस्कृतिक विविधता तो हमारे भारत में ही देख लो, कितनी सारी विविधताएं हैं, अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति, भेष भाषा, खान पान, वातावरण, जलवायु, सारी चीजें हमारे यहाँ, इसी को तो विविधता कहते हैं। तो वहां पे मेसोपोटामिया के सभ्यता के अंदर विभिन्नताएं भी थी, भिन्नताएं भी थी। अलग अलग लोग देवी देवताओं को मानते थे, कुछ लोगों के इष्ट देव अलग होते थे, कुछ लोग अलग देवी देवताओं को मानते थे, कुछ लोगों के मतलब बोलचाल अलग थे, खान पान, इनमें भी विविधताएं बहुत प्रकार की थी। अनेक भाषाएं थी, ये भी तो एक विविधता का कारण है। अनेक भाषाएं भी तो विविधता को ही दर्शाता है। उनके अंदर मेसोपोटामिया के सभ्यता के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। शहरी जीवन इनकी विशेषताओं में सबसे प्रमुख रहेगा। इन्होंने व्यापार जैसे जैसे बढ़ा, और उरुक, मारिक जैसे हम शहरों के अगर नाम लेते हैं तो ये वैसे शहर थे जो मुख्य रूप से व्यापार के केंद्र थे, जहां से लोग चीजों को खरीदते और बेचते थे, अलग अलग जगहों पे भेजते थे। तो ये सारी चीजें जो हैं एक प्रकार से इनकी विशेषताओं में आएगा। प्रश्न हमारा यहाँ पे ये पहला समाप्त हो जाता है कि रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं की अगर विवेचना करने की बात है तो वहां पे ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने महत्वपूर्ण है। सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा ही दिए। आशा करता हूं कि समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया तो हमारा राम बानीलाल कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। अगर बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाता है, मसला बहुत बड़ा है, तो उसके ऊपर तो प्रॉपर वीडियो आएगा ही आएगा। अगर समझाने से समझ जाएंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो ये हमारा दूसरे चैप्टर का पहला प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम दूसरे चैप्टर के दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है रोम साम्राज्य की विश्व को देन की विवेचना कीजिए। अब अभी तक तो हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बात किया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब यहाँ पे हमें बात करना है कि रोम साम्राज्य की विश्व को क्या देन है, मतलब रोम साम्राज्य ने पूरे विश्व को क्या दिया है। जैसे मेसोपोटामिया ने क्या दिया था वो मैंने आपको समझाया। अब हम यही बात करेंगे कि रोमन साम्राज्य या फिर रोम साम्राज्य ने पूरी दुनिया को क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे साम्राज्य स्थापना। ये विश्व में साम्राज्य स्थापना अपना एक मतलब, अब रोम साम्राज्य समझो ना 3 महाद्वीप में फैला हुआ था, छोटा मोटा राज्य थोड़ी नहीं था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य, सोचिए कितना बड़ा साम्राज्य होगा वो। तो साम्राज्य स्थापना जैसी चीजों का विकास रोम साम्राज्य ने ही पूरे विश्व को दिया। शासन करने के तरीकों को दिखाया, राज्य प्रबंधन की शिक्षा भी दिया, राज्य को, देश को, समाज को, सभ्यता को कंट्रोल करने की पावर, कंट्रोल करने का तरीका, उसे सही तरीके से चरणबद्ध सजाने का तरीका रोम साम्राज्य के माध्यम से ही दिया गया। सैनिक संगठन की अगर बात कर ले, इनके सेना के कारनामों की बात कर ले तो आप पहले वाले वीडियो जाके देखिए, मैंने इनके सेना के बारे में क्या बताया। अनुशासन में होते थे, राजा के एक हुक्म पे जान देने और जान लेने के लिए तैयार होते थे। लेकिन अगर फिर रोम साम्राज्य के पतन की बात करेंगे तो यही पॉइंट आ जाता है ना कि इनका सैनिक सभी बिगड़ गया, अनुशासनहीन हो गया, उनकी बातों को नहीं मानता था, राजा की बातों को नहीं समझता था। तो रोम साम्राज्य के पतन में मैंने ये मुद्दा भी उठाया था। लेकिन यहाँ पे हम रोम साम्राज्य के विश्व को अगर देन की बात करें तो सैनिक संगठन इनके बड़े पावरफुल थे, बड़े कंट्रोल में थे, बड़े ही अनुशासन में थे, राजा के एक हुक्म पर मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते थे। रोमन कानून भी बहुत महत्वपूर्ण है। रोमन कानून आज भी हमारे विश्व के अलग अलग देशों में इसके चीजों को देखा जाता है। इसकी परछाई आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा, आज भी हमारे समाज में देखने को मिलेगा। तो रोमन कानून भी रोम साम्राज्य के विश्व के देन के रूप में जाना जाता है, जो एक धरोहर है जिससे बहुत सारी अच्छी चीजों को अलग अलग देशों ने कंज्यूम किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ईसाई धर्म का प्रचार। देखिए ईसाई धर्म के प्रचार करने में भी रोम साम्राज्य का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि लास्ट में तो ऑफिशियल इनका रिलीजन यही हो गया था ना।
लोगों ने यह मान लिया था कि हमारे जो रोम साम्राज्य है उसके अंदर ईसाई धर्म जो है वो ऑफिशियल धर्म के रूप में था। तो इसलिए अपने ऑफिशियल धर्म का प्रचार करना भी जरूरी था। तो इन्होंने पूरे विश्व में ईसाई धर्म का प्रचार भी किया। ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके अलावा धार्मिक सहनशीलता, धर्म को लेके सहनशीलता जैसी चीजें, अपने धर्म को लेके मतलब बहुत कट्टरता न होना, लड़ाई झगड़ा न फैलाना, लोगों के बीच में अत्याचार न करना, ये सारी भी चीजें थी। इसके अलावा सड़कें और पुल, रोम के, मैंने बार बार मेरे जुबान से यही जिक्र हो जाता है कि आपको पहले वाला वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें सारी डिटेल से बताया। यहाँ तो पॉइंट टू पॉइंट है जो आपको एग्जाम में लिखना है, पहले ही बताया। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में नंबर हमें चाहिए, उसके लिए ये क्वेश्चंस हैं। भवन, सड़कें, पुल, बहुत सारी चीजें, गुंबद, ये किसका बनाया गया था? रोम का, जिसकी परछाई आज भी पूरे विश्व के अंदर देखा जाता है। बहुत ही कमाल का इन्होंने बनाया। भवन निर्माण कला, मतलब कि वास्तुकला का भी देन जो है वो यहाँ पे रोम साम्राज्य का ही दिया हुआ है कि कैसे हमें घर बनाना है, किस दिशा से हमें किन चीजों की शुरुआत करना है, किस दिशा में क्या रखना है। साहित्य एवं दर्शन की भी शुरुआत, साहित्य, कला, दर्शन, प्रभुत्व, ये सारी चीजें रोम साम्राज्य का ही दिया हुआ है। और भाषा, लैंग्वेज, बहुत अलग अलग भाषाओं का विकास रोम साम्राज्य के अंदर हुआ है, रोमन साम्राज्य के अंदर हुआ है। शहरी जीवन भी रोम साम्राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाएगा कि शहरी जीवन में विकास, शहरी जीवन की पुनर्स्थापना, शहरी जीवन को चरणबद्ध तरीकों से चलाना, ये सब रोम साम्राज्य का दिया हुआ है। तो यहाँ पे रोमन साम्राज्य में एक बार फिर से बता दूं कि रोम साम्राज्य की विश्व को क्या देन था, इसकी अगर विवेचना करने की बात आए तो ये सारे पॉइंट्सों को आपको लिखना है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे महत्वपूर्ण होंगे। तो ये पॉइंट जो था ये महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। 2 प्रश्न आपने दूसरे चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम दूसरे चैप्टर में तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है रोम सेना रोम साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग था। बिल्कुल सही बात है। रोम की जो सेना थी वो रोम साम्राज्य का रीढ़ का हड्डी था, एक ऐसा सपोर्ट था जिसके कारण रोम साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैल गया। इसके अलावा कथन का औचित्य निर्धारित करते हुए व्याख्या कीजिए। यही सब औचित्य फौचित्य जो है ना वो बच्चों को कंफ्यूज करता है क्लास 11th में। ये क्या है औचित्य? सीधा लिखो ना, विस्तार से बताइए, बच्चा भी कंफ्यूज नहीं होगा। औचित्य लगा दिया, विवेचना लगा दिया, दिस लगा दिया, डेट लगा दिया, बच्चा आता हुआ क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि रोम सेना रोम साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग था। बस इतना क्वेश्चन समझना है, इसको हमें विस्तार से बताना है। सेना के बारे में बताना है, सेना के काम करने के तरीकों के बारे में बताना है, सेना के अनुशासन के बारे में बताना है, सेना के सैन्य अभियान के बारे में बताना है। यही है इसके अंदर। और इतना ज्यादा ये विवेचना उवेचना पे मत जाइए, औचित्य पे मत जाइए। यहां से हम शुरुआत करेंगे। अब रोम सेना रोम साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग था, कैसे, क्यों, कैसे कैसे इन्होंने सैन्य अभियान किए हैं। तो देखिए, सैनिक प्रबंधन की विशेषताओं को पहले जान लीजिए कि रोमन साम्राज्य के अंदर सैनिकों का क्या स्थिति था, कैसे कार्य का तरीका था। रोम सेना राजनीति की महत्वपूर्ण संस्था थी। पॉलिटिक्स के अंदर सेना को जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया, उनकी बातों को अमल किया गया, उनके कमियों को देखा गया, उनके परेशानियों को समझा गया, उनके द्वारा बताए गए तर्कों को वहां पे मुद्दा बनाया गया। ये नहीं कि सैनिक बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, राजा अलग टेटे टेटे कर रहा है, मदिरा पान कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, मजे ले रहा है, एंजॉय कर रहा है। नहीं, वहां पे अगर सैनिक तो ही मेन थे जो चारों तरफ घूमते थे, जो देखते थे, देशों पर हमला करते थे, वहां की चीजों को एब्जॉर्ब करके आके राजा को बताते थे, वहां के मंत्रालय को बताते थे। तो रोम सेना राजनीति की महत्वपूर्ण संस्था के रूप में था। व्यावसायिक सेनाएं भी थी। व्यावसायिक सेना मतलब, अब सेना का मतलब यह था कि व्यापार के लिए सेना की टुकड़ियां अलग थी जो व्यापार को कंट्रोल करती थी, बिजनेस को कंट्रोल करती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करती थी, विपणन को कंट्रोल करती थी, खरीद बिक्री को कंट्रोल करती थी। सेवा करने की अवधि निश्चित होता था। यह नहीं कि एक बार बच्चा को ले गए, बच्चे को लगा दिए, जवान को ले गए, जवान को लगा दिए, बुढ़ा तुड्ढा औरत सबको उठा के ले गए ना, ऐसा नहीं था। काम करने का तरीका था, आयु निश्चित थी, इसमें एंट्री इसमें एग्जिट करो, बिल्कुल ऐसा सिस्टम था।
कि आपकी ये उम्र हो गई और आप चाहो तो सेना में आ सकते हो। ये नहीं कि आपका मन नहीं है, जबरदस्ती आपका मन है व्यापार करने का, आपको जबरदस्ती सेना में ठूस दिया, वहां पे आपका हमला हो गया, आप मारे गए। नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं था। सेवा करने की अवधि निश्चित होती थी कि भैया इतने से इतने समय तक आपको काम करना है, भैया इतने से इतने समय तक आपका कार्यकाल रहेगा, इसके बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। सबसे बड़ा एकल निकाय था, सबसे बड़ा एकल निकाय भी रोम सेना के साम्राज्य के प्रमुख विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करेंगे सेनेट में सेना का डर। सेनेट क्या होता है भाई? सेनेट मतलब वही प्रतिनिधियों का ग्रुप, मंत्रियों का ग्रुप, विधायकों का ग्रुप, सांसदों का ग्रुप। ये विधायक सांसद तो हम आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, लेकिन ऐसे ही जनप्रतिनिधि जो मंत्रिमंडल थे अलग अलग चीजों का, उसमें सेना का डर था। भाई गलती करेंगे तो सेना पेलेगा, तो इससे वो कंट्रोल में थे, करप्शन नहीं करते थे, चोरी नहीं करते थे, डकैती नहीं करते थे। हमारे यहाँ क्या है? हमारे नेताजी जी को पुलिस से डर लगता है क्या? सांसद साहब को पुलिस से डर लगता है? अरे वो कलेक्टर से नहीं डरते हैं यार, किसी से नहीं डरते हैं, डरे नहीं है। और डर नहीं है तो घुसखोरी है, करप्शन है, चोरी है, छेड़ा छेड़ी है, उठावगिरी है, क्रिमिनल गिरी है, डकैती है, सब है। क्योंकि न सेना का डर, न पुलिस का डर, आम जनता का डर है ये नहीं है। वो तो पौवा बोतल पैसा पर वोट खरीदना है। तो फिर क्या एक्सपेक्ट करोगे अपने देश में आप कि उन्नत हो जाएगा, बढ़ जाएगा, महंगाई घट जाएगा, अकाउंट में पैसा आ जाएगा? अरे भैया पहले आपको सही होना पड़ेगा। आंख बंद करके एगो पौवा 500 पर वोट देने से देश नहीं चलेगा। तब तो यू सांसद जी का फायदा है ना, एक दिन आपको खिलाया और आपका 5 साल आपका बोटी बोटी नोच के वो खाया, तो फायदा तो उनका है। इसे तो व्यापार है। विधायक बनने का मतलब है कम से कम 100-150 करोड़ नहीं कमाए तो विधायक बनने पर थू है। सांसद बनने का मतलब अरे 500-1000 करोड़ का नहीं हुआ तो 10-20 करोड़ लगाया तो बेकार ना हो गया जी, तो फायदा क्या है? ये तो व्यापार में घाटा हो जाएगा। और सबसे बड़ी अपने भारत में अगर कोई व्यापारी है तो नेताजी सब है, एक नंबर व्यापार। 500 रुपया में आपका 5 लाख बार करते हैं। अब क्या करते हैं आप समझ लीजिए। इसके अलावा आंदोलन एवं विद्रोह भी था। अब देखिए यहां पे एक चीज आपको मैं समझा दूं, ये प्रश्न में हमारा क्या था कि रोम सेना रोम साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग था। कथन को औचित्य तरीके से या फिर विस्तार से समझाना है, उसी में ये आ गया आंदोलन एवं विद्रोह। अब सरकार गलत काम करेगा, जनप्रतिनिधि गलत काम करेगा, राजा गलत काम करेगा, मंत्री लोग गलत काम करेंगे तो आंदोलन होता था, विद्रोह होता था, सेना बिफर जाते थे, अनकंट्रोल हो जाते थे, खिलाफ हो जाते थे। तो सेना का तो महत्वपूर्ण स्थान था भाई। शासक अथवा सम्राटों का भाग निर्धारित करने की शक्ति। शासक, अब राजा हो गए तो क्या है जी? राजा हो गए तो क्या है? आप भगवान थोड़ी ना हो गए। सम्राट हो गए तो क्या? इनके भाग्य को भी बदलने की क्षमता वहां के सेना को था। सेना अपने कंट्रोल में मंत्रियों को रखता था, मंत्रियों को डर था सेना का, सम्राट को डर था वहां के सेना का। सेना अनुशासन में थे, सेना गलत नहीं करता था। सेना अलग अलग जगहों पे जानकारी लाके अपने मंत्रिमंडल को देता था कि ऐसे देश में ऐसे हो रहा है, इसको सही करो, दिक्कतें आ जाएंगी। तभी तो 3 महाद्वीप में फैल गया ना। मामूली चीज है क्या? मामूली चीज है 3 महाद्वीप में फैलना? अरे आजकल तो अपना बच्चा का शासन अपना घर में नहीं चलता है, 3 महाद्वीप में क्या चलेगा? तो ये सारी विशेषताएं यहां पे आप लिख सकते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास चौथा प्रश्न भी है। 4th प्रश्न कहता है रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण कौन कौन से थे? व्याख्या कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन भाई, व्याख्या कीजिए मतलब विस्तार से बता दीजिए। 8 नंबर का प्रश्न आएगा आपके पास कि रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले, अपडेटेड, बिल्कुल नई दर्शाने वाले अभिलक्षण कौन कौन से थे? क्या क्या ऐसे फैक्टर थे कि रोमन समाज की अर्थव्यवस्था, उनका इकोनॉमिकल सिस्टम बिल्कुल अपडेटेड जैसा लगता था, बिल्कुल मॉडर्न लगता था? इसी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो रोमन समाज को समझ लीजिए। उच्च वर्ग से कर वसूली, यहां पे फ्रांस वाली चीजें नहीं थी कि उच्च वर्ग का लोग खाली लेता था, देता कुछ नहीं था। फ्रांस में क्या हुआ था? 3 वर्गों में बांट दिया ना। पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा गरीब वर्ग, अभिजात वर्ग। असूलो जो आता था ये तीसरे वर्ग से। पादरी आया, है भाई 10 बोरा दे दे गेहूं। राजा जी का सेना आया, ओए भाई 10 बोरा। इन बेचारे के पास खेती करने के बाद बाल बच्चा ठीक से खा नहीं पाता था, भूखे मरता था। तो ये ऐसा सिस्टम नहीं था रोम साम्राज्य में
उच्च वर्ग से कर वसूली, टैक्स दे भाई। उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग, पादरी है, टैक्स दे। राजा का कोई जान पहचान का, टैक्स दे। आम जनता को भी टैक्स, मतलब टैक्स सबसे वसूला जाता था। दूसरा पॉइंट है प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता। प्रशासन का कार्य में कोई ये हेरा फेरी, लूट खसोट, चोरी डकैती, छेड़ाछेड़ी नहीं, सक्रिय सहायता होता था। डायरेक्टली प्रशासन के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं, उनको निष्पक्ष होकर कार्य करने दिया जाता था, उनको किसी प्रकार के धांधली में इंक्लूड नहीं किया जाता था। संभ्रांत वर्ग भी थे वहां पे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहां पे लिखने हैं। हालांकि इसके अलावा और भी पॉइंट है, ये मैंने आपको बताया भी है। एकल परिवार पहले भी हमने डिस्कस किया था, सिंगल परिवार की ऐसी चीजें, महिलाओं की स्थिति, तो एकल परिवार, और ये ऑप्शन में आपको लिखना है। एकल परिवार था, महिलाओं की स्थिति के बारे में, सांस्कृतिक विविधता थी, क्योंकि एक ही जगह पे तो अलग अलग भाषा के लोग बोलते थे, और 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था। कोई उसको एक विविधता में रख सकता है क्या? विविधता तो चेंज होगा ही। यहाँ एक देश में 4 गो मौसम देखने को मिल जाता है हमारे भारत में, ये तो 3 महाद्वीपे में फैला हुआ था। तो सर्दी, गर्मी, बरसात बहुत सारे थे। कहीं पहाड़ है, कहीं सूखा है, कहीं रेत है, कहीं पे मतलब बारिशें नहीं बंद हो रहा है। इन सभी जगहों पर इनका कंट्रोल था। साक्षरता के बारे में बताया था मैंने कि लोग साक्षर हुआ करते थे। शहरी जीवन था। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। ये सब क्या है? ये सब आपको ये दर्शाता है, ये आपको लिखना कैसे है कि रोमन समाज में जो अर्थव्यवस्था था ना, वो आधुनिक था, अपडेटेड था। उसमें ये सारे पॉइंट्स आप लिखोगे तो आपके नंबर पूरे आएंगे। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहेंगे इसके। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अब अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो इनके पास मजबूत अर्थव्यवस्था था, इकोनॉमिकल सिस्टम अच्छा था इनके पास, टैक्स आता था, कर वसूली होता था, इतने बड़े जगहों पर इसका साम्राज्य फैला हुआ था। कंटेनरों का प्रयोग होते थे, एम्फोरा, ड्रेसल 20, ये कंटेनर मतलब कि चीजों को लाने और ले जाने के लिए जो उपयोग होता था, तो कंटेनरों का उपयोग होता था। निर्यात वस्तुएं, उत्पादन केंद्र था, जल शक्ति का प्रयोग होता था, जहाज वगैरह से चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, नदियों के माध्यम से, समुद्रों के माध्यम से। तो ये सारी चीजें। अब 5वें में अगर हम बात करें औद्योगिक पैमाने पर खानों से खनिज निकालना, तो संगठित क्या होता था कि ये खनिज निकालते थे जमीन के नीचे से, तो खुदाई करके कोयला, अब्रक, लोहा, तांबा, टीना, पीतल जो भी हो, तो संगठित व्यापार इसी से करते थे। इनके पास अपनी बैंकिंग व्यवस्था भी थी, धन का व्यापक प्रयोग करते थे, व्यापारियों को लोन देते थे, धन का पूरा इन्वेस्टमेंट करते थे ताकि कमाई हो। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई कमाई है? अब आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो हम अपना समय इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, अपना दिमाग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, अपना एनर्जी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये गलत बात है, इसको करना पड़ेगा आपको। आगे की स्लाइड में अगर हम बढ़ते हैं तो अब देखते हैं हम 5वां प्रश्न है इसमें कि यूनान तथा रोम वासियों की धार्मिक संस्कृति की व्याख्या कीजिए। हम तो रोम में ही चल रहे हैं ना। रोम की जो साम्राज्य था वो पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन तो 100% पूछेगा ही पूछेगा आपसे। अगर आपको लगता है कि मेसोपोटामिया से नहीं पूछेगा, रोम साम्राज्य से नहीं पूछेगा, तो पूछेगा कहां से? अरे यही तो पढ़ना है हिस्ट्री में, इसके अलावा है क्या? बहुत बड़ा चैप्टर है क्या? नहीं, पहले में तो आपको मेसोपोटामिया की चीजें याद होनी ही चाहिए, दूसरे में रोमन साम्राज्य के बारे में पता होना चाहिए, कहीं से भी पूछ लेगा। अरे अगर हमें पूरा पता है रोमन साम्राज्य के बारे में तो कहीं से पूछ ले, हमें क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको पूरा चैप्टर ही पता है तो इसमें इंपोर्टेंट एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, सिंपल पेपर कोई महत्व ही नहीं रखता है। आपको जहां से पूछेगा आप वहां से बता देंगे। तो यहां पे हम अगर बात करें यूनान और रोम वासियों की धार्मिक संस्कृति की बात करें तो यूनान तथा रोम वासियों की धार्मिक संस्कृति में बहुदेववादी संस्कृति थी। बहुदेववादी मतलब कई सारे देवी देवताओं को पूजा पाठ करने की संस्कृति थी। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं का पूजा करते थे। अनेक देवी देवता थे, इष्ट देवी देवता अलग थे। अभी जैसे हमने मेसोपोटामिया में बात किया था कि वहां पे चंद्रदेव अलग थे, इन्नाना देवी अलग थे, प्रेम और युद्ध की देवी अलग थी। ऐसे ही रोम और यूनान के अंदर भी बहुदेवी देवतावाद था, अलग अलग देवी देवता थे, अनेकों देवी देवता वहां पे देखे जाते थे। मंदिर, मठ और देवालय का निर्माण था। यूनान और रोम वासियों की धार्मिक संस्कृति अगर बात करें तो मंदिर था, मठ था, देवालय था, इसका निर्माण हुआ था रोम के द्वारा। इसके अलावा अनेक पंथों एवं उपन्यास पद्धति में विश्वास, अलग अलग संस्कृति, जाति, धर्म के लोग अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार के पंथों की उपासना करते थे, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे, अलग अलग प्रकार के पद्धतियों में विश्वास रखते थे। स्वयं को एक नाम से न पुकारना,
स्वयं को एक नाम से न पुकारने का मतलब है कि कभी भी वो अपने आप को एक जैसा नहीं समझते थे। अलग अलग संस्कृति, झुंड, समुदाय के लोगों का अलग अलग विचार था, अलग अलग पद्धतियां थी, अलग अलग तरीके से सोचने का तरीका था। यहूदी धर्म का भी फॉलो वहां पे होता था, इसके अलावा ईसाईकरण भी होता था। मतलब अब मैंने आपको बताया ना, विविधता तो थी, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के धर्मों को मानते थे। तो यहूदी और ईसाईकरण दोनों चल रहा था। भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच कठोर सीमाएं न होना। अब ये नहीं है कि अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति, समुदाय के लोग हैं तो उनके बीच कठोर सीमाएं, मतलब नियम कानून इतना न सख्त कर दो कि बेचारा अपना धर्म छोड़ के ईसाई बन जाए, अपना धर्म छोड़ के यहूदी बन जाए। तो ये सारी चीजें नहीं थी। शक्तिशाली बिस्पों द्वारा कड़ाई से धार्मिक विश्वास होता था, रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ पढ़ाना। शक्तिशाली बिस्पों का मतलब होता है उस समय के मठों के पुजारी, उस समय के मंदिर के मठाधीश, मंदिर के सर्वोत्तम पुजारी, सर्वोत्तम ही थे, पुजारियों का बहुत वैल्यू था। उनके द्वारा उनके रीति रिवाजों और संस्कृतियों के लिए उनको पालन करने का पाठ पढ़ाया जाता था, ज्ञान दिया जाता था। तो ये सारे पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है। अब यहां से हमारा चैप्टर 3 शुरू हो जाएगा। अब हम चैप्टर 3 में बढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। चैप्टर 3 की तरफ अगर बढ़े तो चैप्टर 3 में सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, उसकी सफलता के क्या कारण थे। चंगेज खान भी महत्वपूर्ण है। मैं इससे पहले वाले जो वीडियोस बनाया था उसमें चंगेज खान के पूरे जीवन के बारे में, उनके पूरे तरीकों के बारे में, उनके समाज के अंदर जो 4 भागों में उनकी साम्राज्य बटा उसके बारे में, समाज का कैसे मतलब समाज कैसे उनका, चंगेज खान का मंगोलिया शासन कैसे खत्म हुआ उसके बारे में भी बड़े ही विस्तार से बताया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप उस वीडियोस को देखते हो ना तो ये आपके लिए ना बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, आप इसे बड़े आसानी से समझ लोगे। तो यहां पे प्रश्न हमारा कहता है, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए और उसकी सफलताओं के क्या कारण थे, इसके बारे में बताइए। तो चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों की अगर बात कर ले तो उनके सैनिक के अंदर, उनकी सैन्य सेना के अंदर, मतलब सैनिकों के बीच कुशल घुड़सवार सेना थे। मतलब सही तरीके से मस्त घोड़े पे बैठ के टिकटिक 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 करके बहुत फास्ट भागते थे, बहुत तेज दौड़ते थे, बहुत लंबे समय तक चलते थे। और इनके सेना में एक ये भी खास बात थी कि सेना हमेशा 2-3 घोड़ा लेके चलता था। एक घोड़ा थक गया तो दूसरे पे, दूसरा घोड़ा थक गया तो तीसरे पे, ताकि ये दूर से दूर बड़े ही कम समय में जा सके। ये इनके सेना की खूबी थी। तीरंदाजी का अद्भुत कौशल था भाई। ये जो सैनिक थे इनके चंगेज खान की, ये चलते घोड़े पे दुश्मनों को मार देना, 360 डिग्री घूम जाना, नाच लेना, इधर झुक जाना उधर झुक जाना, जैसे फिल्मों में नहीं होता है। एकदम हीरो आया, हीरोइन को देखा, झुक गया, मार दिया, बोतल फूट गया। तो ये सब फिल्मों में ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये चंगेज खान के सेना में ऐसा ही लोग सब था। हमको तो लगता है बॉलीवुड वाला यहीं से तो पकड़ के नहीं लाया है सबको। वो फिल्म है अजय देवगन का, मारता है, शीशा फोड़ देता है गुलेले से। तो ये सब तीरंदाज थे। तो ऐसा ही तीरंदाजी का अद्भुत कौशल था इनके पास। किसके पास? इनके चंगेज खान के सेना के पास। एक तो घोड़ा पर बहुत तेज दौड़ता था, उसके अलावा चलता घोड़ा पर तीर मार के किसी को ही मार देता था। मौसम की जानकारी थी। अब देखो, अब कोई बंदा या फिर कोई राजा कहीं पे युद्ध करने जा रहा है तो उसको मौसम की जानकारी नहीं रहेगा। तो इसी कारण से तो देखे थे ना कि कौन मर गया था युद्ध में। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है घेराबंदी की नीति। अगर ये युद्ध करते थे ना तो इनको घेराबंदी करने का, कैसे फंसाना है, कैसे चारों तरफ से घेर के दुश्मनों को मारना है, इन सभी चीजों का बड़ा अच्छा खासा इंफॉर्मेशन था। नेफ्था बमबारी की शुरुआत भी इन्होंने की थी। इन्हीं के सैनिक, किसके? चंगेज खां के सैनिकों के द्वारा ही नेफ्था बमबारी की शुरुआत हुई थी। हल्के चल उप संस्करणों का निर्माण, मतलब कि तीर कमान जो होता था इनका बहुत हल्का होता था और 400-500 मीटर तक जाके लोगों को मार सकता था। सोचिए कितने बड़े तीरंदाज थे कि 300-400 मीटर जा, मतलब कि तीर यहां से चलाए और 300 मीटर 400 मीटर पर आदमी को मार गिराया। तो वो हल्का और बहुत मजबूत होता था। इनको अपने बनाने का तरीका था। इसी कारण से तो इनका सैनिक इतना खतरनाक था। बहुत ही खतरनाक सैनिक था चंगेज खान का। अन्य उपयुक्त बिंदु भी है हमारे पास। अभी अब देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है अगर सिंपल तरीके से कि आपको बताना है कि चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, तो जितने भी मैंने आपको भी पॉइंट बताए इन सबको जैसे मैंने डिटेलिंग करके बताया ऐसे ही डिटेलिंग करके आपको भी बताना है। महत्वपूर्ण रहेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। वहीं पे अब हम तीसरे चैप्टर के दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यास क्या था?
इंपोर्टेंट है, 1 नंबर के लिए भी महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर या फिर ऐसे 8 नंबर में पूछा जा सकता है। यास क्या था, इसके अर्थ में परिवर्तन आने के क्या कारण थे, यास के महत्व की विवेचना कीजिए। 3-3 प्रश्न ठोक दिया, तो 3-3 नंबर से अगर देख लीजिए तो 9 नंबर का हो गया ना, लेकिन एनसीईआरटी वाला कंजूसी कर दिया, 8 नंबर में पूछेगा अगर मैक्सिमम होगा तो, नहीं तो 6 नंबर में पूछ लेगा। लेकिन इतना बड़ा प्रश्न 3 नंबर 4 नंबर में पूछना तो भाई बच्चों के साथ निर्दयता है, जाति है, उनको बेवकूफ बनाना है। लेकिन अगर 3 तरह से ही पूछ ले कि यास क्या था, तो ये 2 नंबर का मान लो पूछ ले, इसके यास के अर्थ में परिवर्तन के क्या कारण थे, ये भी मान लो 3 नंबर में पूछ ले, यास के महत्व की विवेचना कीजिए, ये भी 3 नंबर में पूछ ले, तब भी 8 नंबर हो जाता है। तो आपको बस पता होना चाहिए यास जो था वो प्रारंभिक स्वरूप में यासाक वह नियम संहिता थी जिसे चंगेज खान ने 1206 में पूरी लताई में लागू किया। यास कोई छोटा मोटा चीज नहीं था, इतना खूंखार आदमी का नियम संहिता था, नियम लिखा हुआ था, संविधान था, कानून का किताब था चंगेज खान का, और इसे यासाक कहते थे पहले। वह नियम संहिता थी जिसे चंगेज खान ने खुद 1206 में पूरी लताई में लागू किया, इसीलिए इसका नाम यास कहते हैं। यह एक नियम कानून की किताब है। अभी के तरह अगर समझो, अभी के समय से अगर कंपेयर करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान की किताब थी, कानून था, नियम कानून लिखे हुए थे कि भैया तू अगर चोरी करेगा तुमको कौन सा सजा मिलेगा, तू डकैती करेगा तो तुमको कौन सा सजा मिलेगा, तू किसी का खून कर देगा तो कौन सा सजा मिलेगा, किसी के साथ गलत दिस डैट कर दिया तो कौन सा सजा मिलेगा। ऐसे ही नियमों का किताब था। अर्थ विधि, अज्ञाप्ति आदेश इसके अंदर आते हैं। आखेट, सैन्य एवं डाक प्रणाली के संगठन के विनिमय। देखिए यास के अंदर अगर इसके हम महत्व की विवेचना करें तो आपको पता है कि चंगेज खान के समय में ही ना डाक प्रणाली को भी उसने बहुत बढ़िया कर लिया था, डाक प्रणाली भी उसके लिए बहुत काम करता था। अर्थ में क्या परिवर्तन था, क्यों परिवर्तन था, यास के अर्थ में परिवर्तन के कारण 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों द्वारा एकीकृत विशाल साम्राज्य का गठन हो गया। 13वीं शताब्दी तक आते आते इतना बड़ा सब हमला करके ना, सैन्य अभियान करके इतना लोग अलग अलग राज्यों को जीत लिया, सबको अपने अंदर मिला लिया कि एक बहुत बड़ा एकीकृत संगठित विशाल साम्राज्य बना लिया। विशाल साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया। उसके द्वारा जटिल शहरी समाजों पर शासन पर संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक। अब देखिए उनके द्वारा जटिल शहरी समाज, जो बहुत अलग अलग समाज ऐसे थे जहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते थे, बहुत अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग लोगों के विचार के लोग रहते थे, तो वहां पे तो भिन्नताएं थी। उस पर ये अल्पसंख्यक होकर शासन कर रहा था, कम संख्या के लोगों के द्वारा शासन कर रहा था। अपनी पहचान एवं विशिष्टता की रक्षा के लिए यास के पवित्र नियम का आविष्कार का दावा। अब इनके द्वारा यह बताया गया कि यास का नियम जो है वो बहुत पवित्र है, सबको मानना पड़ेगा। जितना मंगोलियाई समाज के अंदर साम्राज्य फैल गया, सबको इस नियम को मानना पड़ेगा, बहुत पवित्र है, भगवान के द्वारा दिया गया है, एकदम नीचे बरसा है किताब, इसमें लिखे गए कानून सबके लिए है। यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू करवाया। जो यहाँ पे यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि, मतलब अपने ऊपर के दादा परदादाओं का नाम ले लेके बताया गया कि भाई उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। अब उनका बात काटेगा कौन भाई, इतना बड़ा शासक, इतना खूंखार शासक, तो यही कहकर उस प्रजा पर उनके द्वारा ये चीजें लागू करवाई गई। इसके अलावा महत्व तो क्या होगा यास का, उसे भी देख लेते हैं। तो यास में समान आस्था रखने वाले मंगोलों को संयुक्त किया। जो मंगोलियाई समाज में आस्था रखते थे, जो एक ही तरह के सोचने वाले लोग थे, उनको एक जगह लाया गया। चंगेज खान और उसके वंशजों की मंगोलों से निकटता स्वीकृत हुई। जो चंगेज खान के बड़े ही निकटतम थे, जो रिलेशन में थे, जो काफी क्लोज थे, उन सभी के अंदर निकटता ही, आपस में बड़े क्लोज हुए। वो यास से वंशजों की कबीलाई पहचान बरकरार रही। यास के संहिता से, नियम से, कानून से इनके पूरी कबीलाई पहचान बरकरार रही, लोग इनको समझने जानते थे। पराजित लोगों पर नियम लागू करने का आत्मविश्वास, जो हार जाते थे उन पर भी यास के ही नियम लगाए जाते थे। यास चंगेज खान की कल्पना शक्ति से प्रेरित था, विश्वव्यापी मंगोल राज की संरचना में सहायक था। यास कोई छोटा मोटा चीज नहीं था भाई, इतना बड़ा साम्राज्य का खड़ा करने वाला चंगेज खान कोई बेवकूफ थोड़ी ना रहा होगा। उसने बड़े सोच समझकर इसके अंदर नियम कानून लिखवाए। हालांकि इसके मंगोल साम्राज्य को बढ़ाने में, विस्तृत करने में, विस्तारित करने में, चमकाने में, ऊपर ले जाने में, ग्रो करने में यास संहिता का महत्वपूर्ण योगदान था, बहुत महत्वपूर्ण था वो। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है मंगोल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। मैंने तो आपको बोला था ना कि हमने तो मेसोपोटामिया के सभ्यता के अंत को भी पढ़ा है, हमने रोम के सभ्यता के अंत को भी पढ़ा है, तो अब हम मंगोल साम्राज्य और चंगेज खान के द्वारा तैयार किए गए इतने बड़े समाज का अंत कैसे नहीं पढ़ेंगे? इसको भी पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है, क्योंकि मंगोल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करना जरूरी है। किन किन कारणों से मंगोलियाई समाज समाप्त हो गया, खत्म हो गया? तो मंगोलों के पतन के मूल कारण थे उनकी संख्या बहुत कम थी। मंगोलों का संख्या कहां था? इन्होंने तो अपने दम पे तीर कमान लाठी भाला तलवार मार मार के दूसरे को जीत लिया, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन वो मंगोलियाई तो नहीं था ना, वो तो कोई पादरी था, कोई यहूदी था, कोई मुस्लिम था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। तो इनकी संख्या बहुत कम थी और वो अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। प्रजा ठीक था, यही सब दरिद्र था, असभ्य था, खाली मार काट लड़ाई दिस दैट उठा पटक यही सब काम में, आपसी विरोध और अपनी सभ्यता से वजित देशों की सभ्यता में मिलाना इनका आपस में भी नहीं था, नहीं बनता था। चंगेज खान के मरने के बाद तो ये सब राज्य पाट के पीछे पड़ गया, एक दूसरे के विरोध में चला गया। पहले तो 4 भाग में बांट दिया उसको, 4 भाग में बांटने के बाद भी संतोष नहीं मिला तो एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगा। इससे तो कमजोरियां उत्पन्न होती है ना, कमजोर होने लगे। और इन्होंने जिन देशों को जीता था उनकी सभ्यता में मिलाना, उनको अपनी सभ्यता में मिलाना भी इनके लिए खराब मतलब कह सकते हैं कि कंट्रोल इनका उसके ऊपर से हटता चला गया। मंगोलों द्वारा अन्य धर्म को अपनाया जाना, मंगोलों ने क्या किया? दूसरे दूसरे धर्म को अपनाने लगा। कोई पादरी बन रहा है, कोई यहूदी बन रहा है, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, तो ऐसे में इनका आपस में ही फूट हो गया और इनकी सभ्यता में दिक्कतें आने लगी। अब हम चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न हमारा कहता है चंगेज खान कौन था? चंगेज खान था कौन? तेमुजीन कौन था? चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है, मूल्यांकन कीजिए, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चंगेज खान का ना बचपन का नाम तेमुजीन था। ये चंगेज खान नाम वाम नहीं था, इसको बाद में जाके वो पदवी मिला है। चंगेज खान कोई नाम नहीं, एक पदवी था जो इनके मंगोलों के जो उस समय के मंगोलियाई मतलब कहो मुखिया हो जाना या उस सरपंच मुखिया जो भी हो मतलब प्रमुख होना, उन्होंने दिया था। नाम तो इसका तेमुजीन था। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में, मंगोलियाई प्रारंभिक नाम तेमुजीन 1206 ईस्वी में शक्तिशाली जुमका और मेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजीन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। देखिए जन्म कब हुआ? 1162 में। कहां हुआ? मंगोलिया के अंदर। प्रारंभिक नाम तेमुजीन। 1206 में एक शक्तिशाली वहां पे समुदाय था, मतलब ग्रुप, जैसे कि झुंड होता है ना, वैसे ही जमुका और नेमन, इनको उसने हराया। हालांकि इसके पीछे भी कहानी है, भाई के पत्नी के लेके चला गया था, उठा के लेके चला गया इसकी कन्या को। हालांकि इस पर भी नहीं आएंगे, बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा बन जाएगा, तो अभी हम बात करेंगे। फिर उसको हराया और शक्तिशाली बनकर उभरा। इसके बाद चंगेज खान इसका नाम पड़ा, समुद्री खान नाम रखा गया और सार्वभौम शासक की उपाधि दी गई। यही उपाधि की बात कर रहा था मैं। चंगेज खान नाम थोड़ी ना, उपाधि है। समुद्री खान नाम थोड़ी ना, उपाधि है। किसको हराया था? जमुका और मेमन के समुदाय के लोगों को हराया था युद्ध करके, मर्दों की तरह। तब इसका नाम पड़ा था चंगेज खान, समुद्री खान, सार्वभौम खान। इसकी उपाधि इसको मिला और मंगोलों का महानायक हो गया, एकदम राजा, एकदम शक्तिशाली राजा हो गया ये। तो चंगेज खान कौन था ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान। क्या विश्व में इतिहास में स्थान क्या था? मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। मंगोलों के लिए चंगेज खान का भाई इतना मतलब समुद्री खान हो गया, सार्वभौम शासक हो गया, चंगेज खान की उपलब्धि मिल गई, इसीलिए चंगेज खान मंगोलों के लिए एक महान शासक बन गया। उसमें मंगोलों को संगठित किया, जितने भी मंगोलिया समुदाय के लोग थे उस सबको एकत्रित किया, जोड़ा, एक जगह रखा। चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाया। ये चीनी चानी जो है अपना भारत का ही पड़ोसी देश है, चिनिया सब, ये सब क्या करता था? इनका भी शोषण करता था। जैसे तिब्बतियों का शोषण कर गया, नेपालियों का शोषण कर गया, पाकिस्तानियों का शोषण कर गया, बस भारत में नहीं आया, नहीं तो भाला डोला दिया जाता। तो दिक्कत ये चीनिया सब जो है ना, ये अकबिंदु बन्ना बुन्नी सब, ये सब ना अपने फायदे के लिए बात है। पैसा है इसके पास। दुनिया में आजकल दिक्कत क्या है ना कि पैसा नहीं है ना तो आदमी कमजोर पड़ जाता है।
पैसा नहीं है तो आदमी मजबूर हो जाता है। पाकिस्तानी सब क्या बहू बेटी उठा के ले जाता है, बताओ, इस्तेमाल करता है वहां पे चाइना में। आई सब बेवकूफ दे देता है, पैसा है ना, पैसा आके दे देता है मुल्ला मौलवियों को। अपनी खूबसूरत पाकिस्तान की लड़कियां खूबसूरत होती है, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को ले जाता है वहां पे, पहले इस्तेमाल करता है, फिर यहां तक सुने हैं कई सारे न्यूज के आर्टिकल में कि उसको देह व्यापार में भेज देता है। नेपाल के साथ भी ऐसा ही करता है, ऐसा ही कुछ मंगोलियाई के साथ भी करता था, लेकिन चंगेज खान तो इसको नानी का याद करा दिया, उसके शोषण से इसको मुक्ति दिलाया, पार महाद्वीप साम्राज्य बनाया, एक जगह छोड़ो कई जगहों पर अपना पताखा लहराया, कई जगहों को अपने अंदर कंट्रोल में लिया, व्यापार के रास्ते तथा बाजारों का पुनर्स्थापना किया, व्यापार को बढ़ाया, व्यापार को बढ़ाया। व्यापार के लिए तो फारस वाले राजा को मार दिया, उसका युद्ध किया, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। व्यापार करने के लिए ना अपने दूत को भेजा था फारस, कहानी बताया था नहीं से पहले के चैप्टर में, वो सब माना ही नहीं, इसके दूते का गला काट दिया। बताओ, सनकल के सनकी को जो दूत भेजा उसका दूत का गला काट दिया, पगला गया फारसे पर अटैक। जबकि उस समय फारस बहुत समृद्ध था, व्यापार के मामले में एकदम युद्ध किया, उसको हराया, राजा को घुटने पे लाया। तो व्यापार के मामले में चंगेज खान ने बहुत अच्छा काम किया। इसका शासन बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक था, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक भाषा के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं, सबके धर्म को मानता था, सबको आजादी दे रखा था। आप जिस धर्म के हो उस धर्म को मानो, कोई दिक्कत नहीं, जिस भाषा को बोलना है उस भाषा को बोलो, जिस जाति के हो कोई दिक्कत नहीं है। अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज खान का एक महान राष्ट्र नायक के रूप में तथा आराध्य व्यक्ति के रूप में मान्य है। मंगोलिया जो है अभी तो एक स्वतंत्र राष्ट्र है, एक देश है, और वहां पे चंगेज खान राष्ट्र नायक के रूप में जाना जाता है मंगोलिया के लिए, और उसका आराध्य भी माना जाता है, फेवरेट है उस देश का, बहुत ही प्यार करते हैं वहां के जनता इससे। अब हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको समाप्त कर लिया है। तो आइए चैप्टर 4 के सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। चैप्टर 4 में सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है, 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा हो गया, ऐसा किन कारणों से हुआ, स्पष्ट कीजिए। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप का जो आर्थिक विस्तार था, जो पहले यूरोप कर रहा था, जैसे कि अपने इकोनॉमिकल मॉडल को फैला रहा था, वो धीमा कैसे पड़ गया, किन कारणों से वो धीमा पड़ गया, इन कारणों के ऊपर आपको स्पष्टीकरण देना है, विस्तार से बताना है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, आर्थिक विस्तार धीमा पड़ने के कारण 13वीं सदी के अंत तक उत्तरी यूरोप में तेज ग्रीष्म ऋतु के स्थान ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया अचानक से। अब देखिए, आर्थिक मॉडल का विस्तार लोग ऐसा होता है कि पहले से सोच के रखते हैं कि हमारे यहाँ किस प्रकार का वातावरण है, किस प्रकार के हम व्यापार को करेंगे, लेकिन अचानक से यदि बहुत ज्यादा गर्म स्थान हो और वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगे तो बहुत प्रकार के कार्य व्यापार जो होते हैं वो ठप पड़ जाते हैं। और जब विपणन नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, बाजारें नहीं लगेंगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि आर्थिक स्थिति पर किसी भी महाद्वीप या देश के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। पैदावार के मौसम छोटे हो गए, मतलब कि जो खेती करने का टाइम पीरियड था उस पर भी काफी असर पड़ा। तूफान एवं सागरीय बाढ़ों से फॉर्म प्रतिष्ठान नष्ट हो गए, जितने भी खेत थे, जितने भी जगह थे जहां पे खेती हो रही थी, जहां पे लोग अपने अनाजों को उगाते थे, वो जो थे उनको तूफानों ने नष्ट कर दिया, बाढ़ के माध्यम से वो नष्ट हो गए। इस कारण से भी आर्थिक विस्तार जो है इनका यहाँ पे धीमा पड़ गया। पहले की गहन जुताई से 3 क्षेत्रीय फसल चक्र से भूमि कमजोर। अब पहले क्या होता था कि एक ही बार खेत को बढ़िया से तैयार करके 3 अलग अलग फसलों का मतलब कि उत्पादन ये लोग करते थे। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो जमीन था ना उसके पैदावार की क्षमता में कमी देखने को मिला। चारागाहों की कमी से पशुओं की संख्या में कमी हो गई। मतलब जो चारागाह था जहां पे पशुओं को चराया जाता था, पशुओं के लिए खाने पीने का जुगाड़ हुआ करता था, उसमें भी कमी देखा गया, क्योंकि बाढ़ आया, मौसम चेंज आ गया, ऋतु बदल गई। इस कारण से ऐसे जगहों पर पशुओं के खाने पीने की चीजें कम पड़ गई। जनसंख्या वृद्धि के कारण उपलब्ध संसाधन कम पड़ना। जनसंख्या वृद्धि हमेशा से एक प्रमुख कारण रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि
मतलब जितनी चीजें हमें चाहिए उतनी चीजें हमें मिल नहीं पाता, या फिर जितनी चीजों का एस्टिमेट हमने बनाया है और जनसंख्या वृद्धि के कारण वो चीजें कम पड़ जाती है, क्योंकि अधिक लोगों की संख्या अधिक उत्पादन का ग्रहण करेंगे, अधिक रिसोर्सेज का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे जब जनसंख्या वृद्धि हुआ तो उपलब्ध संसाधन कम पड़ने लगा, क्योंकि जो इनके पास रिसोर्सेज था उसको ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति खाने लगे। 1315 से 1317 में यूरोप में भयंकर अकाल भी आया, मतलब भूखमरी का समय आ गया, भोजन की उपलब्धता बिल्कुल कम हो गई। अकाल 1320 ईस्वी में अनेक पशुओं की मौत का भी कारण बना। ऐसा अकाल हुआ कि इंसान तो छोड़िए, पशुओं की भी मृत्यु होनी शुरू हो गई, क्योंकि अब भोजन मिल नहीं रहा था, चारागाह था नहीं, भीषण ठंड या भीषण गर्मी था, बाढ़ था, तूफान था। तो ऐसे में पशुओं की मृत्यु होना यहां पे शुरू हो गया। इसके साथ साथ आपको जानना है, ऑस्ट्रिया एवं सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी आया। पहले आर्थिक स्थिति इसलिए मजबूत था क्योंकि इन देशों के अंदर जो खुदाई के माध्यम से चांदी वगैरह निकाला जाता था या फिर अन्य प्रकार के खजानों को निकाला जाता था, वहां पे देखा गया ऑस्ट्रिया और सर्बिया में जो चांदी की खानें थी उससे प्रोडक्ट कम निकलने लगे। धातु मुद्रा में कमी से व्यापार प्रभावित हुआ। जब सोना चांदी हीरा मोती जब कम निकलने लगा तो इससे व्यापार पे बहुत असर पड़ा। पहले की तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, पहले की तरह विपणन नहीं हो रहा था, बेचे नहीं जा रहे थे, खरीदे नहीं जा रहे थे। और जब चीजें किसी एक देश से दूसरे देश में व्यापार के रूप में काम नहीं करेगा तो वहां पे आर्थिक मंदी आती ही है। जलपोतों के साथ चूहे आए जो ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण लाए। अब देखिए, जलपोत कहने का मतलब ये जो बड़े बड़े जहाज थे ना, बड़े बड़े नाव थे जो समुद्रों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, इनके साथ व्यापारिक चीजें भी जाती थी, इंसान भी जाता था। तो वहां पे देखा गया एक देश से दूसरे देश में खतरनाक चूहे आए, जिससे प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण वहां के लोगों में फैल गया। लाखों लोग इस प्लेग जैसी बीमारी से ग्रसित हुए। विनाश लीला के साथ साथ आर्थिक मंदी में सामाजिक विस्थापन भी हुआ। ऐसा विनाश लीला, ऐसी बीमारी, अब प्लेग जो है ना वो एक ऐसी बीमारी है, एक महामारी ही समझ लो, जो एक व्यक्ति को नहीं, एक व्यक्ति को हो गया तो पूरे समुदाय को हो जाएगा, पूरी जनसंख्या को, पूरी बस्ती को हो जाएगा। इससे लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग का व्यापार चौपट हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने फिर सामाजिक विस्थापन हो गया इनका, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाकर बसने लगे, अपने आप को बचाने की सोचने लगे। मजदूरों की संख्या में कमी आई, इससे मजदूरी की दर में 250% तक की वृद्धि आई। मजदूरी की दर में मतलब मजदूरों की संख्या में ही कमी आ गई। अब जब लाखों लोग मर गए, हजारों लोग मर गए, हजारों लोग घर छोड़ के चले गए, तो ऐसे में क्या हुआ, मजदूर की संख्या में कमी आने लगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने थे इस चैप्टर के अंदर। चौथे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि 14वीं सदी में अगर आपसे पूछा जाए यूरोप के आर्थिक विस्तार धीमा क्यों पड़ गया, तो ये सारे पॉइंट्स जो है इसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ये सारे पॉइंट्सों को आपको ऐसे ही डिटेलिंग के साथ लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अब हम आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर दूसरा कहता है चौथे चैप्टर का, शासक अब पिरामिड के शिखर पर नहीं था जहां राजभक्ति, विश्वास और आपस निर्भरता पर टिकी हुई थी। पिरामिड कहने का मतलब है कि पिरामिड का साइज ये ऐसा होता है। सबसे टॉप लेवल पे जो पहले राजा हुआ करते थे अब वो शिखर पे नहीं थे, अपितु अब वह दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायियों तंत्र का केंद्र बिंदु था। यूरोप की नई शासन व्यवस्था के संदर्भ में इस कथन का व्याख्या करना। सबसे पहले तो आपको प्रश्न को समझना है कि पहले के समय में क्या होता था कि जो राजा होता था वो टॉप पे होता था, इसलिए यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि पिरामिड के सबसे शीर्ष स्थान पे, तो पिरामिड का सबसे शीर्ष स्थान पे राजा हुआ करता था, लेकिन अब वो शिखर पर नहीं था, अब वो टॉप पे नहीं था। राजभक्ति, विश्वास और आपस निर्भरता पर टिकी थी। राजभक्ति अब जो भी है, दरबार का जो भी काम हो रहा था ये इनके आपस के मसलों पर टिका हुआ था। तो अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, यूरोप की नई शासन व्यवस्था, अब राजा का जब पावर खत्म हो रहा है, राजा शीर्ष पे नहीं, तो जो नई शासन व्यवस्था आ रही है इसके संदर्भ में आपको व्याख्या करना है कैसी शासन व्यवस्था थी। 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में हुए सामाजिक परिवर्तन नए राजतंत्रों की सफलता का कारण बना। नए प्रकार से शासन पद्धति आई, नए प्रकार के राजतंत्र आए, नए प्रकार के राजा के नीति नियम आए। कौन सी सदी में? 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में। जागीरदारी और सामंतशाही के विलय और धीमे आर्थिक विकास से शासक प्रभावशाली बना।
जब सामंतवादी का पावर खत्म हुआ, सामंतवादी के बारे में मैंने आपको बताया है, जागीरदारी की पावर खत्म हुआ, तो धीरे धीरे जो शासक थे, जो राजा थे, उनके पावर में प्रभाव देखने को मिला, वो ग्रोथ देखने को मिला। 15वीं 16वीं शताब्दी में शासकों का सैनिक एवं वित्तीय दृष्टि से शक्तिशाली होना। 15वीं और 16वीं शताब्दी आते आते तक जितने भी राजा थे, जितने भी उसमें शीर्ष के लोग थे, उनके सैनिक एवं वित्तीय दृष्टि से शक्तिशाली हो गए। सैनिकों को भी उन्होंने मतलब कि मजबूत किया, उनको एक टैक्स के द्वारा उनका इकोनॉमिकल सिस्टम भी मजबूत हुआ। शासकों द्वारा विशाल तोपों एवं बंदूकों से सुसज्जित सेना का गठन। पहले क्या था कि तीर, तलवार, ढेला, लाठी, ये सब चलता था सिपाहियों के पास। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब नए राजा नए पावर में आए, नए तरीके की सोच को लेके आए, तो वो तोपों और बंदूकों से अपनी सेना को लैस कर दिया। तलवार से अब युद्ध नहीं होता था, अब युद्ध होता था बंदूक से, तोप से। अभिजात द्वारा राज सत्ता के केंद्रीयकरण का विरोध हुआ। अभिजात वर्ग का विरोध नए शासकों की गोली की शक्ति प्रदर्शन के समक्ष टुकड़े टुकड़े हो गए। अभिजात वर्ग मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति में भी समझाया था। जब फ्रांस की जनता को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया, तो सबसे निचला भाग तो अभिजात वर्ग ही था, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। तो इन्होंने राज सत्ता के केंद्रीयकरण का विरोध किया, इनके विशेषाधिकार का विरोध किया। अभिजात वर्ग का विरोध जो है वो नए शासन के जो राजा थे, चाहे वो लुई 16वां हो, जार निकोलस द्वितीय हो, इनके शक्ति को कमजोर कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले पॉइंट में कहता है, अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए स्वयं को राजभक्तों में बदला। अभिजात वर्ग के जो लोग थे, इन्होंने खुद को सुदृढ़ करने के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए, खुद को राजाओं के भक्तों में बदलना शुरू कर दिया। लॉर्ड जो पहले शासक थे, अब प्रशासनिक सेवाओं में महत्वपूर्ण स्थानों पर आ गए। शासकों को शक्तिशाली लोगों का समर्थन चाहिए था, धन समर्थन का माध्यम चाहिए था, क्योंकि जो भी राजा थे उनको तो टैक्स में अगर पैसे नहीं होते तो उनकी अय्याशी कैसे चलती। अगर उनके पास खजानों में पैसे नहीं होते तो वो अपने राजाओं के लिए काम कैसे करते, अपने दरबारियों के लिए काम कैसे करते, अपने कर्मचारियों को वेतन कैसे देते। तो इस कारण से प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण स्थानों पर आ गए और शासकों को शक्तिशाली लोगों का समर्थन चाहिए था, जो पैसे वाले थे, जमींदार थे, उसका पावर चाहिए था। धनी और गैर अभिजात जो व्यापारी और साहूकार थे, उनका दरबार में प्रवेश, राजा को धन उधार देना, उनको एंट्री देना, उनके साथ मेलजोल बना के रखना, ताकि समय पड़ने पर वो राजा को पैसे से मदद कर सके। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे महत्वपूर्ण थे। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप में नई शासन व्यवस्था के संदर्भ में आपको व्याख्या करना है, तो आप इन सारे पॉइंट्सों को यहाँ पे लिख सकते हैं। ये दूसरा प्रश्न था, दूसरा प्रश्न भी यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले विभिन्न प्रौद्योगिकी बदलावों की विवेचना कीजिए। प्रौद्योगिकी बदलाव मतलब जो टेक्नोलॉजी था या फिर जो फैक्ट्रियां थी, उद्योग था, उसमें क्या क्या बदलाव आया, देखने को क्या क्या मिला। 11वीं शताब्दी की बात हो रही है। यूरोप में होने वाले विभिन्न प्रौद्योगिकी बदलावों की विवेचना करना है, मतलब विस्तार से बताना है। लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले हल और सांचेदार पटरे का उपयोग किया जाने लगा। पहले क्या था कि खेतों में जुताई करने के लिए यहाँ पे लकड़ी के हल का उपयोग होता था, लेकिन आगे चल के लकड़ी के जगह पे लोहे का हल और सांचेदार पटरे का उपयोग किया जाने लगा। पशुओं के गले के स्थान पर जुआ अब कंधे पर आने लगा। पहले क्या होता था कि पशुओं के माध्यम से खेत जोता जाता था ना, तो जो उनके गले में फंसाया जाता था वो अब उनके गले के स्थान पर कंधे पर आ गया, ताकि उनको कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और वो पूरे शरीर का बल लगा के उस हल को अपने पीछे खींच सके। घोड़े के खुरों पर अब लोहे की नाल का प्रयोग होने लगा। उस समय जो घोड़े हुआ करते थे उनका उपयोग युद्धों में किया जाता था, लंबी लंबी दूरी उन्हें चलना होता था, तो ऐसे में उनके पैर जो थे वो फट जाते थे, पैर खराब हो जाते थे, घिस जाते थे। तो उनके पैरों को सुरक्षित करने के लिए पैर के नीचे लोहे की पटरी जैसी नालों का उपयोग होने लगा, ताकि वो लंबे समय तक अपने पैरों को सुरक्षित रख सके। कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का प्रयोग होने लगा। कृषि के लिए अच्छे अच्छे सिंचाई की साधन लाए गए, अच्छे तरीके से मेड़ बनाया गया, अच्छे बीजों का उपयोग किया गया।
संपीड़कों और चक्कियों में भी वायु तथा जल शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। देखिए, वायु एवं जल शक्ति कहने का मतलब है, आज भी हम लोग बात करते हैं ना कि वायु के माध्यम से बिजली बनाना, वायु के माध्यम से सिंचाई करना, वायु के माध्यम से किसी चीज को एक दूसरे से अलग करना, जल की शक्ति भी ऐसी ही कुछ है। तो इन शक्तियों का उपयोग भी उस समय 11वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर होने लगा था। 2 खेतों की व्यवस्था के स्थान पर 3 खेतों वाली व्यवस्था का उपयोग किया गया। 2 खेतों की व्यवस्था के मतलब 2 खेत जहां पे हम लोग खेती करते थे, उसी के आसपास एक तीसरा खेत को भी लाया जाता था, ताकि एक ही जगह पर एक ही समय में कई सारे फसलों का उपयोग किया जा सके। इसके अलावा कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई। अब स्वाभाविक सी बात है, जब इतनी सारी चीजें खेती के लिए ही लाई जा रही है, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं लाई जा रही है, तो इससे खेती में बढ़ोतरी देखने को मिला। भोजन की उपलब्धता दोगुनी हो गई। जो पहले भोजन नहीं मिलता था, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वहां पे देखा गया कि अब भोजन की उपलब्धता होने लगी है, भोजन अब उनके पास टिकने लगा है। कृषकों का बेहतर अवसर, मतलब जो खेती करने वाले लोग थे, जो किसान थे, उनको अच्छा अवसर मिल गया, उनको भी धन कमाने का मौका मिल गया। जोतों का आकार छोटा हो गया। खेत जो पहले बहुत बड़े बड़े होते थे, उनको छोटा छोटा करके उस पर खेती किया जाने लगा। इससे आधुनिक कुशलता के साथ कृषि कार्य होना, कम श्रम की आवश्यकता शुरू हो गई। जब चीजें आधुनिक हो गई, जब सिंचाई के लिए अच्छी व्यवस्था आ गई, जब खेत जोतने के लिए अच्छी व्यवस्था आ गई, तो इनका जो मेहनत था ना, वो पहले से कम हो गया और इनके कृषि कार्य जो है वो और मतलब आसान हो गए। कृषकों को अन्य गतिविधियों के लिए समय मिल गया। पहले तो क्या होता था कि किसान पूरे दिन खेती खेती में लगा रहता था, लेकिन जब ये सारी चीजें उनके जीवन में आ गई तो उनके पास टाइम बचने लगा, तो वो फिर दूसरे कार्यों में भी संलिप्त होना शुरू हो गए। वो किसी अन्य कार्यों को भी करना शुरू हो चुके थे, जिससे अब टाइम बचेगा तो खाली बैठ के क्या करेगा इंसान, तो वो अलग अलग कार्यों को भी करने लगे। अब हम चैप्टर 5 में आ गए। चैप्टर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर 5 की बात करते हैं। अब हम चैप्टर 5 की तरफ आ चुके हैं। चैप्टर 5 भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता है कि टोटल हमारे पास हिस्ट्री में 7 चैप्टर ही हैं, और 7 चैप्टर में से तो 4 चैप्टर चलो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं कि चैप्टर नंबर 5 के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमें कंप्लीट करना है। तो पहला प्रश्न हमारा कहता है 14वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोपीय सभ्यता में आए परिवर्तन और विशेषताओं का वर्णन करना है। 14वीं और 17वीं शताब्दी की बात चल रही है। यहाँ पे मध्य यूरोपीय सभ्यता में कौन कौन से परिवर्तन आए, कौन कौन से बदलाव आए हैं, कौन कौन सी विशेषताएं रही है, इसको हमें विस्तार से बताना है। तो देखिए, नगरों की संख्या में वृद्धि हो रही थी और नगरीय सभ्यता का विकास हो रहा था। नगर बढ़ रहे थे, सिटीज बढ़ रहे थे, शहरों का निर्माण हो रहा था, उनके अंदर बसावटें आ रही थी क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी। दूसरा पॉइंट कहता है फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या का केंद्र बन गया। ये जो कुछ प्रमुख शहर, देश, राज्य हैं, कौन कौन से, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या का ये केंद्र बन गया। देखिए, कुछ ऐसे प्रमुख शहर थे जहां पे मुख्य रूप से सिर्फ कला विद्या की बातें होने लगी, और वो कौन से शहर थे, फ्लोरेंस, वेनिस, रोम। इन जगहों पे कला बहुत प्रचलित हुआ, इन जगहों पर विद्या बहुत प्रचलित हुआ। राजाओं और चर्च ने नगरों को कुछ स्वायत्तता दे दी। अब देखिए, राजा ने क्या किया, जो चर्च थे, जो सिटीज थे, उनको कुछ अलग से विशेषाधिकार दिया, उनको अलग से कुछ स्वतंत्रता दिया। अमीर और अभिजात वर्ग कलाकारों की सहायता प्रदान करते थे। जो बड़े अमीर व्यक्ति थे, जमींदार थे, बड़े बड़े कर्मचारी थे, दरबारी थे, राजा थे, इन लोगों ने इन तरह के लोगों को, किन तरह के लोगों को, कौन कौन से लोग थे, कलाकार, चित्रकला, मूर्ति कला, वैज्ञानिक, तो इन सभी को वो आर्थिक मदद भी करते थे, पैसे भी देते थे। मुद्रण के आविष्कार से पुस्तकों लोगों के प्राप्त होने लगे। छाप खाना, मुद्रण मतलब होता है प्रिंटिंग। जब प्रिंटिंग होने लगा तो लोगों के पास किताबें पहुंचने लगी, जानकारियां पहुंचने लगी। तो ये सब 14वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य का कुछ ऐसी चीजें हैं जो विशेषताओं के रूप में जाने जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार धर्म चुन सकता था। व्यक्ति को जो धर्म मन हो वो चुन सकता था, जिस धर्म को वो रखना चाहता हो, जिस धर्म को बदलना चाहता, तो ये उसकी मतलब पर्सनल फ्रीडम थी। पुस्तकें छपने से लोगों के ज्ञान में वृद्धि होने लगी। जब किताबें आने लगी, लोग पढ़ने लगे, तो ज्ञान उनको अर्जित होने लगे। वो अलग अलग धर्म, ग्रंथों, संस्कृति, विचारों से प्रेरित होने लगे। भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है।
ये बात तो सही भी है। भूमध्य सागर जो है वो पूरे वर्ल्ड का एक सेंटर पॉइंट है। यह विचार गलत सिद्ध हो चुका था, क्योंकि पहले के समय में लोग क्या मानते थे कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। लेकिन जब पुस्तकें छपी, जानकारियां मिली, इतिहास भूगोल को लोगों ने जाना, तब जाके भूमध्य सागर का यह ज्ञान जो वो केंद्र है वो गलत हो गया। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम हुए। मैंने जो इसे पहले वाले वीडियोस बनाए थे 3, उसमें मैंने ईसाई धर्म को लेके इन विवादों के बारे में बताया था कि किन विवादों के कारण ये 2 अलग अलग भागों में बंट गए थे। तो देखिए, अभी ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण रहेगा कि ईसाई धर्म मतलब कि जो क्रिश्चियन का रिलीजन था, उसके अंदर में ही लोग पॉप से, और मतलब एक यही 2 भाग बटा था ना कि चर्च में रहने वाले पादरी पॉप अलग हो गए और मतलब दूसरे विचार के जो लोग थे वो अलग हो गए। तो इसके क्या परिणाम हुए। अनावश्यक कर्म कांडों को त्यागने को कहा। जो लोग थे जो उस समय के नैतिकता का ज्ञान दे रहे थे समाज में, जो उस समय लोगों को अच्छी जानकारी दे रहे थे, उन्होंने कहा कि ये फालतू के कर्म कांड, पूजा पाठ, दिस दैट को मत करो, इससे कोई फायदा नहीं है। ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों के तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया, क्योंकि नए समय में तो पॉप लोगों ने, क्रिश्चियन लोगों ने इनके अपने धर्म ग्रंथों में भी बहुत सारे बदलाव कर दिए थे। तो जो पहले के लोग थे उन्होंने कहा कि जो हमारे पास पहले का जो ग्रंथ है, हमारे पास पहले का जो पुस्तक है, जो बाइबल है, हमें उन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए। मानव को एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता माना गया। मनुष्य को अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी स्वतंत्रता थी। मनुष्य के बारे में ऐसा कहा गया कि सामाजिक प्राणी है, समझदार है, वो अपने विवेक से, एक्सपीरियंस से चलेगा और उसे यह बात का स्वतंत्रता है कि वो अपना जीवन कैसे चलाए, ये उसकी आजादी होनी चाहिए। पॉप स्वीकारोक्ति दस्तावेजों की आलोचना कोई, यहाँ पे पाप हो गया, ये पाप नहीं पॉप होगा। पॉप मतलब हो गया कि वो पदाधिकारी जो क्रिश्चियन धर्म के सुप्रीमो हुआ करते थे, धर्म गुरु हुआ करते थे, तो उनके दस्तावेजों की आलोचना की गई, उनके द्वारा बताए गए ज्ञान का आलोचना हुआ। बाइबल का स्थानीय भाषा में अनुवाद होने से लोगों को पता चला कि धन लूटने वाली प्रथाएं धर्म के अनुकूल नहीं है। जब बाइबल मुद्रण क्रांति के बाद जब किताबें छपने लगी लोकल लैंग्वेज में, तो सभी लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया। जब लोगों ने पढ़ा तब लोगों को पता चला कि ये इस प्रकार की जो लूट खसोट नीति है पॉप के और पादरियों के द्वारा, ये तो हमारे धर्म में है ही नहीं। ये नियम तो इन लोगों ने बनाया है, इन लोगों के माध्यम से बना है। चर्च द्वारा किसानों पर लगाए गए करों का विरोध किया गया। राजा भी चर्च द्वारा राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप से नाराज था। देखिए, पहले क्या था कि चर्च जो है वो किसानों से भी टैक्स लेता था, राजा के ऊपर भी अपना पूरा दबदबा रखता था। अरे चर्च का, पॉप का तो ये दबदबा था कि वो राजा को कुर्सी से हटा देता था, इतना बड़ा उसके पास अधिकार था। तो राजा भी नाराज था, किसान भी नाराज थे, दोनों ने मिलकर हस्तक्षेप कर दिया कि भैया हम अब टैक्स नहीं देंगे। तो ये था ईसाई धर्म के बारे में। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। 16वीं शताब्दी में महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाओं के मतलब जीवन कैसा चल रहा था, क्या राजनीतिक क्षेत्र में उनका योगदान का अधिकार था, आर्थिक क्षेत्र में उनको योगदान का अधिकार था, क्या वो जनमत में भाग लेते थे, क्या वो राजनीति में भाग लेते थे। तो इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। महिलाओं को कारोबार में परामर्श आदि देने का अधिकार नहीं था। ये बिजनेस व्यापार में महिलाओं का कोई बोलने का अधिकार नहीं था, महिलाएं उसमें नहीं बोल सकती थी कि ऐसे व्यापार करो, और व्यापार करने का भी अधिकार नहीं था। दूसरा पॉइंट है, दहेज का प्रबंध न होने के कारण लड़कियों को भिक्षुणी बना दिया जाता था। अब बहुत सारे ऐसे गरीब लड़कियां थी जिसको दहेज नहीं हो पाता था। मतलब दहेज हमारे भारत का ही एक बीमारी नहीं है, ये बाहर के देशों में भी बीमारी है। अगर वो पैसे नहीं दे पाती थी तो इनको भिक्षुणी बना दिया जाता था। अलग गांव से मठ में रख के भीख मांग के खाना, अपने धर्म का प्रचार करना, ऐसी हालत उन महिलाओं को कर दिया जाता था। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी कम थी, पॉलिटिक्स में नहीं था, आर्थिक स्थिति में नहीं था, समाज में बोलने का अधिकार नहीं था, इनके पास स्वतंत्रता नहीं थी। मतलब महिलाओं का अच्छा समय नहीं था। वो व्यापारी परिवारों में महिलाओं को दुकान चलाने का अधिकार था। हाँ, कुछ ऐसे बिजनेस व्यापारिक परिवार थे जहां पे महिलाओं को दुकान चलाने का अधिकार हुआ करता था, वो अपनी दुकानें चलाया करती थी। कुछ महिलाओं ने बौद्धिक रूप से रचनात्मक कार्य किए, जैसे वेनिस निवासी कसांद्रा फेदने, जो यूनानी और लातिनी भाषा की विद्वान थी। अब कुछ ये क्या होता है ना कि सभी महिलाओं को तो अधिकार नहीं था, लेकिन कुछ महिलाओं ने अपने दिमाग का यूज किया
और कई सारे भाषाओं की ज्ञानी बन गई, जिसमें वो यूनानी और लातिनी भाषा की विद्वान थी, मतलब कि उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी था। मंटुआ की मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते, जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया, पति ना होने के बाद भी उन्होंने अपने राज्य की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लिया और उसे चलाया। तो ये 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति थी। अब हम चैप्टर 6 की बात करते हैं। अब हमारे पास 2 ही चैप्टर बच गया, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। अब हम चैप्टर 6 में सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं, गोल्ड रश से क्या तात्पर्य। गोल्ड रश भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई औद्योगिक वृद्धि को स्पष्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। गोल्ड रश 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। देखिए 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, जो वहां का बहुत ही अच्छा शहर है, उसमें सोने के कुछ चिन्ह मिले, मतलब कि आप कह सकते हैं प्रतीक मिले। इसने गोल्ड रश को जन्म दिया, इसी का नाम गोल्ड रश रखा गया। यह उस आपाधापी का नाम है जिसने हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर संभाल लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे। मतलब अब गोल्ड रश मिला, सोना चांदी मिला, तो दुनिया का अलग अलग जगह का आदमी सब क्या सोचने लगा कि अब तो वहां खजाना मिला, फटाफट पहुंचना शुरू किया कि सबको मिलेगा, सब वहां पहुंचा। उससे क्या हुआ, उद्योग में वृद्धि हुआ। गोल्ड रश के कारण पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ, आने जाने का व्यापार केंद्र बना, क्योंकि अब मान लो कि व्यापार करना है तो इसके लिए तो रास्ता चाहिए ना, परिवहन का साधन चाहिए ना। हजारों की संख्या में चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई, चीनियों को ले गया, मजदूर बना के ले गया काम करने के लिए। रेलवे के साज सामान बनाने का उद्योग विकसित हुआ। अब रेलवे बनाने के लिए बहुत सारे इस्पात की जरूरत होती है, पटरियों की, लोहे की, पत्थरों की, तो इन सब का भी विकास होना शुरू हुआ। बड़े पैमाने पर कृषि करने वाले यंत्रों का उत्पादन प्रारंभ हुआ। बड़े पैमाने पर कृषि करने वाले यंत्र कहने का मतलब है कृषि में उपयोग होने वाले बहुत सारे उपकरण होते हैं, इन सभी को इन्होंने बनाना शुरू किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का विकास हुआ, क्योंकि कनाडा जो है वो अमेरिका के जस्ट पड़ोस में है, जैसे हमारा भारत और नेपाल है। तो अमेरिका के साथ साथ कनाडा का भी यहाँ पे विकास हुआ। दोनों में औद्योगिक नगर, मतलब कि बड़े बड़े फैक्ट्रियां, उद्योग, कंपनियां खुलनी शुरू हुई। तो ये गोल्ड रश के बारे में था, और गोल्ड रश से अमेरिका में क्या बदलाव आया उसके बारे में था। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बासिंदों को उनकी जमीन से बेदखल क्यों कर दिया गया, उसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मूल निवासी थे, उनको उनके जमीन से बाहर के लोगों ने आके बेदखल ही नहीं किया, उनको मारा, पीटा, काटा, उनकी बहुओं का इज्जत तक लूटा गया। बहुत तरह की बातें थी यहाँ पे, जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया भी है विस्तार से। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप एक बार ये 3 पार्ट का जो मैंने वीडियो पहले बनाया है विस्तार से, उसे एक बार जरूर देखें। तो देखिए यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मूल निवासी, वहां के जो मूल निवासी प्रॉपर वहीं के रहने वाले थे, उन्हीं को उनके घर से भगा दिया गया। इसके प्रमुख कारण क्या थे, क्या कारण फैक्टर इसके उत्तरदायी थे, इसके बारे में बताना है। तो ये भी VVI प्रश्न रहेगा। तो आइए देख लेते हैं, मूल बासिंदों को जमीन से बेदखल क्यों किया गया। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। देखिए अब ब्रिटेन और फ्रांस में क्या हुआ कि अगर किसी बाप को 3-4 बेटा है, तो बड़ा बेटा तो उत्तराधिकारी बन गया, छोटा सा को कुछ मिला ही नहीं, तो बेचारा सब क्या करता, अपने जगह घर बार को छोड़ के दूसरे जगह पे पहुंच गया। तो फिर क्या हुआ, जब उसको अपने परिवार के अंदर उत्तराधिकारी का अधिकार नहीं मिला, तो वे अमेरिका के मालिक बनना चाहते थे। कहां के लोग थे ये, फ्रांस के और ब्रिटेन के। जब इनको अपने देश में, अपने घर में, अपने राज्य में ही संपत्ति हासिल नहीं हो रहा था, तब जाके ये अमेरिका के राजा बनना चाहते थे। कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्ट और प्रोटेस्टेंटवाद समर्थक देशों के कैथोलिक अनुयायियों ने यूरोप छोड़ दिया, क्योंकि ये प्रोटेस्टेंट जो था वो क्या था, वो तो पादरी वर्ग के अंदर का विभाजन ही था ना, 2 अलग अलग भागों में जो चर्च के अंदर के पॉप और आम नागरिक बट गए थे, और ये यहाँ पे आके एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए सोच रहे थे। कहाँ, अमेरिका, मतलब अपने फ्रांस ब्रिटेन को छोड़ दिया और अमेरिका आके इसके जमीनों पर अधिकार करके एक नई जिंदगी शुरुआत करने की सोच रहे थे। ऐसी फसलें उगाकर जो यूरोप में नहीं उगाई जाती थी, मुनाफा कमाना चाहते थे। मूल बासिंदों को बेदखल करना गलत नहीं मानते थे। उनका कहना था कि ये यहाँ के नहीं है, हम यहाँ के प्राकृतिक निवासी हैं, मूल निवासी हैं, क्योंकि उनके अनुसार मूल बासिंदे जमीन का उपयोग करना नहीं जानते थे।
उनका ऐसा मानना था कि जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं इनको तो जमीन का उपयोग करने ही नहीं आता है, इनको तो समझ में नहीं आता है खेती कैसे होता है, तो ये यहाँ के मूल निवासी कैसे हुए? हमें आता है खेती करना, कौन कह रहा था? फ्रांस और ब्रिटेन के लोग, जिनको खुद के घर में जगह नहीं मिला था, तो वो आके यहाँ पे इनको हटाना शुरू कर दिए। अब बेदखल करने के तरीके क्या थे? जो अमेरिका के मूल निवासी थे उनको हटाने के लिए कौन कौन से तरीकों को अपनाया? धोखाधड़ी से ज्यादा जमीन ले लिया, बोला कि इतना जमीन दे दो और धोखाधड़ी से ज्यादा जमीन ले लिया। पैसे देने का वादा खिलाफी किया, बोला कि मैं पैसे दूंगा तुम मुझे जमीन दो, जमीन ले लिया और पैसे नहीं दिया। जमीन बिक्री समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल बासिंदों को हटने के लिए बाध्य किया। पहले जमीन पे हस्ताक्षर करवा लिया, सिग्नेचर करवा लिया और फिर मूल बासिंदे जितने भी थे उनको जबरन वहां से हटाया गया। चिरोकी कबीलों को खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज का उपयोग किया गया। अब इन्होंने क्या किया? कुछ कबीले, वहां पर तो सब कबीले थे ना, खेतों जंगलों में रहने वाले लोग, उनको हटाने के लिए, भगाने के लिए अमेरिकी फौज तक का इस्तेमाल किया गया। जमीन के अंदर सीसा, सोना, खनिज होने का पता चलने पर मूल बासिंदों को उनकी अस्थायी जमीन से भी धकेल दिया गया था। मतलब जहां पे मूल बासिंदे रहते थे उनको उनके अस्थायी जमीन से भी हटा दिया गया। जब इन फ्रांस और ब्रिटेन वाले लोगों को यह पता चला कि इनके जमीन के अंदर सीसा है, सोना है, खनिज है, जिससे बहुत अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, तो इनके जमीन से हटा दिया गया। अब हम यहाँ पे तीसरे प्रश्न की बात करेंगे जो छठे चैप्टर का है कि सन 1970 के दशक में आई बदलाव की लहरों के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। 1970 के दशक में बहुत सारे बदलाव देखने को मिला जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे, क्योंकि ये जमीन से हटाने का कार्य सिर्फ अमेरिका में ही नहीं चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भी जमीन से हटाया जा रहा था, तो उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बदलाव की लहर को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को नए रूप में समझने की चाहत जागी। मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो प्रॉपर वहां के रहने वाले लोग थे उन लोगों ने अपने आप को बदलने का सोचा। मूल निवासियों को विशिष्ट संस्कृति वाली समुदाय के रूप में देखा गया। मतलब उनकी जो प्रॉपर अपनी संस्कृति थी, अपना कल्चर था, अपना भाषा था, अपना खान पान था, उनके उस विशिष्ट संस्कृति के समुदाय के रूप में देखा गया। प्रकृति और जलवायु को समझने की उनकी विशिष्ट पद्धति को पहचाना गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो लोग थे वो उनके पास कोई सैटेलाइट थोड़ी ना था, कोई टेक्नोलॉजी थोड़ी ना था, वो तो अपने जानकारी के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वहां के जलवायु को समझ सकते थे, वहां के वातावरण को समझ सकते थे, तो उनके इस समझ की प्रशंसा की गई। मूल निवासियों की धरोहर जैसे कि कथाएं, कपड़ा साजी, चित्रकारी, हस्तशिल्प को सराहा गया। उनकी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभाग खोले गए, संग्रहालय में उनकी कलाकृतियों को जगह दी गई। मतलब पहले तो इनके साथ बहुत ज्यादती हुआ, पहले ये फ्रांस ब्रिटेन के लोगों ने इनके मूल संरचना के साथ छेड़छाड़ किया, इनके कल्चर के साथ छेड़छाड़ किया। मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना शुरू किया, अपने इतिहास के बारे में उन्होंने लिखा। मूल निवासियों की संस्कृति को आदर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मूल निवासी के जो लोग थे उनकी संस्कृति का, भाषा का, बोलचाल का मतलब कि आदर किया, धरोहर की तरह संभाल के रखा। मूल निवासियों का अपनी जमीन के साथ संबंध आदर से देखा जाने लगा और उन्हें वापस किया जाने लगा। पहले जो उन्हें विस्थापित किया गया था अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों के द्वारा, फिर बाद में जाके उनको उनकी जमीनें वापस लौटाई गई। अब हम चैप्टर 7 अर्थात सबसे लास्ट चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर 7 आपके हिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर होगा और इससे भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए चैप्टर 7 में सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ? पर्यावरण और उद्योग का विकास का क्या प्रभाव पड़ा? मेजी शासन जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि चाइना और जापान के अंदर दोनों ने अपने अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना शुरू किया था, लेकिन जापान में मेजी के कारण काफी चीजें बदली थी। मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण पर क्या असर पड़ा? कृषि पर कर, मतलब कि खेती पर टैक्स। जापान में रेल लाइन बिछाई गई। वस्त्र उद्योग के लिए मशीनों का आयात हुआ, मतलब कपड़ों के बनाने के लिए बाहर से मशीनें मंगवाई गई। मजदूरों का विदेशी कारीगरों द्वारा प्रशिक्षण, जो उनके यहाँ कामगार थे, जो उनके यहाँ श्रमिक थे, मजदूर थे, उनको बाहर के लोगों को बुला के उनको ट्रेनिंग दिया गया ताकि वो अच्छे से अच्छे काम को कर सकें। विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजा गया। अपने जापान से स्टूडेंट को उन्होंने बाहर भेजा ताकि वो बाहर की जानकारियों को ले, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझे, जिससे उनके देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी।
आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। बैंकिंग सिस्टम का भी शुरुआत मेजी के कारण ही, मेजी शासन के कारण ही जापान में देखा गया, क्योंकि मेजी से पहले वहां पे सामंती सब थे ना। मेजी को लाने के बाद, मेजी शासन कहने का, मेजी तो राजा का नाम था, याद रखिएगा। तो इसी के आने के बाद ये सारी चीजें वहां पे बदलाव हुआ। कंपनियों को कर में छूट एवं सब्सिडी देना, कंपनी मतलब बाहर के देश के जो लोग उनके यहाँ व्यापार कर रहे थे उनको टैक्स में छूट दिया जा रहा था। पर्यावरण पर उद्योग के विकास का भी प्रभाव देखना है। लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। ऐसे जापान के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज तो नहीं है, आपको पता है कि वहां पे रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन बिना रिसोर्सेज के, संसाधन के भी आज वो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से जो इन्वायरमेंट है उस पर तो गलत असर पड़ता ही है, जब ज्यादा से ज्यादा हरे पेड़ पौधों को काटा जाए तो। औद्योगिक कारण के कारण वायु प्रदूषित हो गया, जल प्रदूषण का बढ़ना शुरू हो गया। कृषि उत्पादनों में कमी का प्रमुख कारण लोगों का शहरों की तरफ पलायन था। देखिए, कृषि उत्पादन में भी कमी देखने को मिला, क्योंकि ज्यादातर लोग जो थे वो शहरों की तरफ आने लगे, शहर में जाके रहने की सोचने लगे, तो कृषि उत्पादन में यहाँ पे कमी देखा गया। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, कुओमिंतांग के नेता के रूप में चियांग कोई शेक के कार्यों का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि कुओमिंतांग देश का एकीकृत करने की कोशिश में क्यों असफल रहा। यहाँ पे देखिए, कुओमिंतांग ये भी एक नेता का नाम है, चियांग कोई शेक ये भी नेता का नाम है। तो अब इनके जगह जो थे कुओमिंतांग, इन देश को एकीकृत मतलब इकट्ठा करने में कोशिश में ये क्यों असफल रहा। तो चियांग कोई शेक के कार्य को पहले देख लीजिए, इसने क्या क्या काम किया है। वार लॉर्ड्स पर नियंत्रण करना, जो उस समय के प्रशासनिक कार्य थे, राजा थे, उनके द्वारा किए गए कार्य थे, उस पर अपना कंट्रोल करना। साम्यवादियों को खात्मा करना, साम्यवादी विचारधारा सोच के लोगों का विरोध करना। सेकुलर और एल्कोहिक कन्फ्यूजवाद की हिमाकत किया, मतलब कि कुछ ऐसे सिद्धांत और प्रवृत्तियों का इन्होंने हिमाकत किया, उसको अपने साथ जोड़ा जो इनके समय के लिए वो अच्छा नहीं था। राष्ट्र का सैन्यकरण का प्रकाश, मतलब कि सैनिक शासन लाने का प्रयास भी इनकी असफलताओं में था। महिलाओं के 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, सतीत्व, रूप रंग, वाणी और काम। महिलाओं को 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, मतलब महिलाओं में ये 4 चीजें देखी जाती थी। सतीत्व मतलब अपने पति के प्रति प्रेम, रूप रंग अच्छी दिखनी चाहिए, वाणी अच्छा बोलेगी, और काम। काम यहाँ पे 2 तरीके का होता है। एक तो काम हमारा हमें पता है कि मतलब कि महिला और पुरुष के बीच, या दूसरा काम कहने का मतलब है कि वो किसी कार्य को करे, लेकिन यहाँ पे काम कहने का मतलब है कि महिला और पुरुष के बीच में शारीरिक संबंध के बारे में। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। देश को एकीकृत करने में असफलता के कारण क्या है कि संकीर्ण सामाजिक आधार, मतलब समाज के लोगों का विचार उस लेवल का नहीं था, संकीर्ण था, छोटा था, रूढ़िवादी कह सकते हैं, जिसके कारण ये असफल हुए। सीमित राजनीतिक दृष्टि, मतलब बहुत ज्यादा इनके पास प्लानिंग नहीं था, बहुत सारे चरणबद्ध तरीके नहीं थे जिसपे ये काम कर सके। पूंजी नियमन और भूमि अधिकारों में समानता लाने में असमर्थता। इन्होंने क्या किया कि जैसे कि किसी के पास बहुत जमीन है और किसी के पास कम जमीन है, तो दोनों में समानता लाने की कोशिश की गई, पूंजी में भी समानता लाने की कोशिश की गई। लोगों की समस्या पर ध्यान न देकर फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया गया, मतलब वही सैन्य शासन लाने का प्रयास किया गया। डेमोक्रेसी को, राजतंत्र को समाप्त करके इन लोगों ने क्या सोचा कि हम फौजी व्यवस्था थोप देंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इनके असफलता में देखा जाता है। हालांकि ये प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कुओमिंतांग के नेता के रूप में चियांग कोई शेक के कार्य का वर्णन करना पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। साथ ही साथ कुओमिंतांग देश के एकीकृत में ये असफलता के कारणों को स्पष्ट करने के लिए बोल सकता है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न का। 1870 के दशक में जापान में विद्यालय व्यवस्था और राष्ट्र के एकीकरण के लिए क्या बदलाव किए गए, विस्तार से वर्णन कीजिए। 1870 की बात होगी जिसमें जापान के विद्यालय व्यवस्था, स्कूलिंग सिस्टम की बात होगी, और राष्ट्र के एकीकरण, अपने देश को एकीकरण करने के लिए क्या क्या बदलाव किए गए, इन बातों को आपको विस्तार से बताना है। तो देखिए, विद्यालय व्यवस्था में बदलाव के लिए अगर बात करें तो लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य किया गया। ये नहीं कि लड़कियां स्कूल नहीं जाएगी, नहीं, लड़के और लड़कियां दोनों स्कूल जाएंगी। पढ़ाई की फीस बहुत कम करना ताकि कम फीस में अधिक से अधिक बच्चे पढ़ सके, नहीं तो पता चले कि कई सारे लोग गरीबी के कारण ही नहीं पढ़ पाए। हमारे भारत में यही होता है कि पैसे नहीं है, अब आदमी भोजन करेगा कि पढ़ाई करेगा। सिंपल सी बात है, पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण थोड़ी ना है। कपड़े बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन हमारे सांस से ज्यादा महत्वपूर्ण थोड़ी ना है।
मोबाइल भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण थोड़ी ना। तो ऐसा ही है कि लोग गरीबी के कारण भी नहीं पढ़ पाते हैं। आधुनिक विचारों पर जोर दिया गया, नई नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी लाई गई, नई नए सिस्टम लाए गए, मिशनरी लाए गए, राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया, अपने देश के प्रति प्रेम को जगाया गया और अपने देश के पहले के इतिहास को बच्चों के जीवन में पढ़ाई के रूप में दिया गया ताकि वो अपने इतिहास से रूबरू हो। किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण, सही बुक्स का चयन किया गया, चूज अच्छे बुक किए गए। इसके अलावा शिक्षकों को सही तरीके से पढ़ाने की ट्रेनिंग भी दी गई और उस पर नियंत्रण भी रखा जाता था। माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई। अपने माता पिता के साथ आपको अच्छे से बर्ताव करना है, अपने देश के प्रति वफादारी रखना है, गद्दारी नहीं करना है। अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई, किस प्रकार से एक देश के नागरिक को अच्छा नागरिक बनना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयास। तो देखिए, पुराने गांव और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। जो पहले के कस्बे थे, गांव थे, उनको बदला गया, नई प्रशासनिक ढांचा लाई गई। प्रशासनिक इकाइयों के लिए पर्याप्त राजस्व की व्यवस्था किया गया ताकि स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहे। टैक्स, अच्छे तरीके से कर वसूल का व्यवस्था किया गया ताकि जो सरकारी स्कूल है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको सही तरीके से वेतन वगैरह मिल सके। 20 साल से अधिक आयु के युवकों को अरसे सेना में कार्य करना अनिवार्य किया गया। जो बच्चे लड़के 20 साल से ऊपर के हो गए, उनको एक संस्था अरसे सेना में कार्य करना अनिवार्य था ताकि वो सुगठित हो सके, ट्रेंड हो सके। आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया, नए तरीके से गोला बारूद, बम, पिस्तौल, इन सभी चीजों से अपने सेना को लैस किया गया। सख्त सेंसर व्यवस्था लागू की गई, मतलब कानून लागू किया गया, ऐसा कानून जो सख्त हो, मतलब कि सभी लोगों के लिए समान हो। नौकरशाही और सेना सीधे सम्राट के अधीन रखी गई। नौकरशाही मतलब प्रशासनिक ढांचा, जैसे हमारे यहाँ IAS IPS UPSC से जो बच्चे जाते हैं वो हो गए। और सेना जो था, जो मिलिट्री था, जो फोर्स था, उसको सम्राट के कंट्रोल में रखा गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। अब हम चौथे प्रश्न की बात करेंगे कि जापान और चीन ने आजाद और आधुनिक राष्ट्र बनने के लिए बिल्कुल अलग अलग राहें अपनाई। विस्तार से व्याख्या कीजिए। मैंने शुरुआत में भी थोड़ी सी चर्चा किया था कि जापान और चाइना दोनों ने अलग अलग रास्तों को चुना, अलग अलग राहों को चुना अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। अब इन दोनों के लिए आपको व्याख्या करना है। जापान अपनी आजादी बनाए रखने में सफल रहा और पारंपरिक हुनर और प्रथाओं के कारण इसका इस्तेमाल कर पाया। जापान अपना जो आजादी था वो बरकरार रखा, अपनी संस्कृति का, अपने कल्चर का, अपने भाषा का उसने सदैव सबसे पहले इस्तेमाल किया। कुलीन वर्ग के नेतृत्व में आधुनिकीकरण ने उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया और शोषणकारी सत्ता को बरकरार रखा। कुलीन वर्ग के नेतृत्व में जब समय बदला तो आधुनिकीकरण ने उग्र राष्ट्रवाद मतलब झगड़ा लड़ाई वाला, कहीं आंदोलन करने वाले को जन्म दिया और शोषणकारी सत्ता को बरकरार, मतलब जो शोषण करते थे लोगों का, उनकी सत्ता बरकरार रही। औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की जिसने उस क्षेत्र में बैर की भावना बढ़ी, मतलब लोगों का आपस में एक दूसरे से फूट बढ़ा, एकता टूटी। पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों की नकल करते हुए अपने हल स्वयं ढूंढने की कोशिश की। जापान के अंदर ये सारी चीजें को भी देखा जा रहा था। वो हमेशा ना पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित हो रहा था, उनके साथ मिलके काम कर रहा था, उनकी टेक्नोलॉजियों को समझ रहा था, जिस कारण से जापान बहुत कम समय में बहुत अधिक आगे बढ़ गया। नए और रचनात्मक तरीके इस्तेमाल किए गए, जैसे कि विद्यालय व्यवस्था, सम्राट के प्रति वफादारी, नैतिक शास्त्र का पढ़ना अनिवार्य काम, नैतिक शास्त्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया, एकदम कंपलसरी है, निष्ठावान नागरिक का निर्माण आदि। ये सब वहां पे रचनात्मक तरीके थे जिससे जापान अपने नागरिकों को एक मतलब आदर्शशील बनाना चाहता था। अब हम वहीं पे बात अगले स्लाइड की कर ले। चीन ने पश्चिमी और जापानी साम्राज्यवाद से राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का माहौल बना दिया। देखिए, चीन ने क्या किया, पश्चिमी मतलब पश्चिम के देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब हो गया, और साथ ही साथ जापान की बात कर लें तो इन सब से राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का माहौल बना लिया। 19वीं और 20वीं सदी में परंपराओं को ठुकराया गया और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ता के लिए नए रास्तों की तलाश की गई। यहाँ पे जापान ने इन सब चीजों को नहीं ठुकराया था, अपने कल्चर को नहीं छोड़ा, अपने भाषा को नहीं छोड़ा, अपने मतलब कि पुराने नियमों को नहीं छोड़ा, लेकिन चीन ने इनको छोड़ दिया और बेहतर रास्ता तलाशने लगा। लोगों को अधिकार और सत्ता देने की बात की, परंतु वास्तव में केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की गई।
लोगों को अधिकार स्वतंत्रता देने की बात की गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था लागू की गई, वहां पे लोगों को दबाने की कोशिश किया गया। तथापि शिक्षा का विस्तार हुआ, लोगों के बीच जागरूकता पैदा हुई, बाजार संबंधी सुधार हुए, आर्थिक दृष्टि से ताकतवर बनने में सफलता प्राप्त किया, वो भी अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न हमारा है अब पूरे हिस्ट्री के अंदर, ताइवान का एक लोकतंत्र में रूपांतरण एक नाटकीय मोड़ रहा, व्याख्या कीजिए। ये डबल BBI क्वेश्चन रहेगा, इस बार के एग्जाम में आपसे जरूर पूछेगा। पांचवा प्रश्न कि ताइवान जो था एक लोकतंत्र के रूप में रूपांतरण हुआ, ये नाटकीय मोड़ रहा, मतलब बड़ा ही अजीब रहा, इसकी व्याख्या करना है। देखिए, चीन साम्यवादी दल से पराजित होकर चियांग कोई शेक 1949 में ताइवान भाग निकले। चीनी जो थे वो साम्यवादी दल से पराजित हार गए, उसके बाद चियांग कोई शेक 1949 में ताइवान भाग गया और वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की। कुओमिंतान ने चियांग कोई शेक के नेतृत्व में एक दमनकारी सरकार की स्थापना की, लेकिन भूमि सुधार लागू किए, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया। दमनकारी सरकार तो थी, लेकिन अपने इकोनॉमिकल सिस्टम को बढ़िया करने के लिए इन्होंने वहां पे भूमि सुधार लागू किए, जो कि चला नहीं। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया। 1975 में चियांग की मृत्यु के बाद धीरे धीरे लोकतंत्र में रूपांतरण होना शुरू हो गया, वो चीजें जो राजतंत्र थी वो डेमोक्रेसी में बदलना शुरू हो गया। 1887 में फौजी कानून हटा दिया गया, सैन्य शासन हटा दिया गया, विरोधी दलों का गठन की इजाजत मिली और स्वतंत्र मतदान द्वारा ताइवानियों को सत्ता में लाने का प्रयास प्रारंभ हो गया। वहां पे मतदान वगैरह शुरू हुआ ताकि ताइवान भी सत्ता में आ सके। ताइवान में पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं है, क्योंकि इसे चीन का एक हिस्सा समझा जाता है। अब देखिए, इसमें ना जैसे कि दूतावास होता है हर एक देश का अलग अलग देशों में, तो ताइवान में ये राजनीतिक संबंध नहीं रखा जाता है, दूतावास नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसे आज भी चीन का ही एक हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 11th हिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे 7वें चैप्टर में, वो समाप्त हो गया है। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन को मैंने समझा दिया। ये वन शॉट वीडियो होगा, एक ही बार में आपको ये मिल जाएगा आज या कल में। जैसे वीडियो एडिटिंग हो जाता है मैं इसे आपके यूट्यूब पे डाल दूंगा। अब हमारे पास 11th क्लास के लिए सोशियोलॉजी भी है, लेकिन सोशियोलॉजी करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार क्लास 11th के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हो जाए। तो मैं अब अगले वीडियो में पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आता हूं। आज की जानकारी जो आपको दी गई है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को आपको याद करना बहुत महत्वपूर्ण है, समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।